Pleasant morning in Pune again. Let us start with the subject matter. So, आइए बेटा स्टार्ट करते हैं इस चीज को देखना, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. So, CA intermediate level number 2, we know in group 1, पेपर नंबर 3 क्लास सबसे पहले कॉस्टिंग के, लेकिन कल बता दिया था पेपर नंबर हमारा 3 रहने वाला है. फर्स्ट पेपर अकाउंट, सेकंड पेपर लॉ, थर्ड पेपर कॉस्टिंग एंड द लास्ट पेपर टैक्सेशन. तो थर्ड पेपर कॉस्टिंग का हम बात करने वाले हैं. ये देखिए इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट का क्या नाम रखा है. सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो इंस्टीट्यूट ने जो नाम रखा है इस सब्जेक्ट का, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अभी इस नाम का मतलब समझते हैं, बट पॉपुलरली वी विल बी कॉलिंग इट बाय द नेम ऑफ कॉस्टिंग. हम इस सब्जेक्ट को जनरली कॉस्टिंग वर्ड से बुलाते हैं. इंस्टीट्यूट ने नाम रखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्या यह नाम इंस्टीट्यूट के पास हमेशा से था या क्या इंस्टीट्यूट ने इसमें थोड़ा फेरबदल किया, अभी मैं उसके बारे में बात करता हूं. सो वी नो सी इंटरमीडिएट आने से पहले क्या चल रहा था, सीए आईपीसीसी. आईपीसीसी बोल दीजिए, आईपीसी बोल दीजिए, किसी भी प्रकार से. सी आईपीसी में भी 2 ही ग्रुप थे. उसके अंदर भी ग्रुप 1 में पेपर नंबर 3 भी कॉस्ट का था, लेकिन नाम क्या था? द नेम ऑफ द सब्जेक्ट वॉज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये नाम था बेटा. इन वर्ड्स को समझना होगा हमें अगर आगे बढ़ना है. तो पुराने सब्जेक्ट में नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जबकि नया नाम रख दिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब इसमें से हम यह भी जानते हैं, इतनी नॉलेज हमारे पास है कि कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से ये वाला पोर्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठकर कहां जा चुका है, इन ग्रुप 2. ग्रुप 2 ऑफ सीए इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट जा चुका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यानी कि ग्रुप 1 में क्या बचता है, ओनली कॉस्ट अकाउंटिंग. तो इसका नाम ऐसा क्यों कर दिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? नाम क्या था पहले, कॉस्ट अकाउंटिंग, अब कर दिया नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. पहले तो इस बात को समझेंगे कि इसके पीछे क्या इंस्टीट्यूट का ब्रेन वर्क रहा होगा. वेन एवर वी डू समथिंग देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. ठीक है ना कुछ रीजन तो होता है. आप सभी यहां पर आए हैं पढ़ने के लिए आए हैं, मैं यहां पर आया हूं पढ़ाने के लिए हूं, हर चीज का रीजन तो है. इंस्टीट्यूट ने क्या सोचकर इसका नेम चेंज किया और पुराने नाम का मतलब क्या है, नए नाम का मतलब क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा. आइए देखते हैं. सबसे पहली बात तो ये 2 सब्जेक्ट मैं यहां पर लिख दूं एक बार, एक कॉस्ट अकाउंटिंग एंड दूसरा जो ओल्ड सिलेबस में एफएम जिसको कहते थे. इस बात को समझिएगा, वेन एवर वी टेक द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट एफएम, इस सब्जेक्ट का एक और नाम होता है जो बहुत ज्यादा भारत में पॉपुलर है, प्रचलित है. सीए इंटरमीडिएट में जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, कॉस्ट हो गया, टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ऑडिट हो गया, एनीथिंग, ये सब सब्जेक्ट आपको सेम टू सेम ग्रेजुएशन में भी मिलने वाले हैं. अब भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम कीजिए, सेम सब्जेक्ट आपको तब भी मिलने वाले हैं. कॉस्ट का नाम कॉस्ट ही होगा, अकाउंट्स का नाम अकाउंट्स होगा, लॉ का नाम लॉ, ऑडिट का नाम ऑडिट. लेकिन एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक और नाम भी हो सकता है, और वो नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब ये तो एफएम का ही पॉपुलर नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूं तो पंजाब का मुझे पता है. पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, टीवाई बीकॉम जिसको आप कहते हैं, उसमें एफएम है, लेकिन नाम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो ये हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, पेपर है कॉस्टिंग का और नाम रख दिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नाम रख दिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये क्या हुआ, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये एफएम को कहां ला रहे हैं, एफएम तो ग्रुप 2 के अंदर चला गया, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में कैसे आ सकता है? तो इसके पीछे इंस्टीट्यूट का क्या ब्रेन रहा, कोई नहीं जानता. ठीक है ना. इंस्टीट्यूट क्या करता है, हर 3-4 साल के बाद एक पुराने कोर्स की जगह नया कोर्स लेकर आता है. जैसे कि आप बच्चों के साथ हुआ, कुछ साल पहले आईपीसी आया, अब इंटरमीडिएट आ गया, 4 साल के बाद वापस कुछ ना कुछ आएगा. ये गारंटी है जब तक आप लोगों की सीए होने वाली होगी. यू विल सी अगेन कुछ नया चेंज आएगा, कुछ नए सब्जेक्ट आएंगे. सब्जेक्ट पुराने ही होंगे, नाम में चेंज किया जाएगा. राइट. तो ये नाम में चेंज कर दिया, कॉस्ट की जगह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बट अगर आपका कोई फ्रेंड पुराने सिलेबस में भी था, अगर आप उनसे बात करेंगे तो हमारा जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट माइनर चेंजेस. सिर्फ एक छोटा चैप्टर आपके सिलेबस में फुल फ्लेज ऐड हुआ है एज कंपेयर टू द ओल्ड सिलेबस. अदरवाइज पुराने और न्यू कोर्स में कोई फर्क नहीं है.
ये चीज इसलिए बता दूं क्योंकि कहीं हमें ये ना लगे कि यार हमारा सिलेबस डिफरेंट है, उनका सिलेबस डिफरेंट था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले पेपर का नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इतना फर्क जरूर है, कॉस्ट 50 की थी, एफएम 50 का था, लेकिन अब कॉस्ट अकाउंटिंग पूरे 100 नंबर की होगी, लेकिन नाम क्या रख दिया गया? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाम रख दिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड्स का मतलब क्या है मैं अभी सिखाता हूं आपको, और कॉस्ट अकाउंटिंग का भी मतलब क्या है। थोड़ा सा पहले अगर सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन हमें करनी है तो पहले हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब सीखना होगा, वहां से हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर चलते हैं। तो आइए इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। मैं पहले आपको सिखा रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर वर्ड क्या सिखाऊंगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोनों की इकट्ठा कर देंगे तो बन जाएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग। कभी भी जीवन में हमें किसी चीज का मतलब सीखना हो जिसके अंदर देयर आर मल्टीपल वर्ड्स कनेक्टेड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क शुड बी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ सिंगल वर्ड, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉस्ट एंड अकाउंटिंग। तो इन दोनों का मतलब जरा पहले अलग अलग समझते हैं। आप बच्चों के साथ जो ज्यादा फेमिलियर मतलब है वो है अकाउंटिंग, तो पहले अकाउंटिंग पर ही चलते हैं, जिसको हम क्लास 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं सुना तो उन्होंने भी होगा, चाहे पढ़ते नहीं आ रहे अकाउंटिंग क्लास 11वीं से। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? हाँ जी, एनीबॉडी, अकाउंटिंग क्या समझते हो अकाउंटिंग से? कल भी बात हुई थी, कुछ बच्चों ने बीच में कानाफूसी थोड़ी की थी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। क्या होता है अकाउंटिंग? क्या बात है जी, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। हिसाब किताब रखना, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, आप भी बताइए। क्या बात है, मुझे 3 इडियट वाले चतुर की याद आ गई जी, बिल्कुल सही। उसमें मशीन का एग्जांपल होता है, तो आमिर खान उस चीज को बड़े क्लियरली बताते हैं, दैट एक्शन कैन नॉट बी डन हियर। एंड मिस्टर चतुर रामालिंगम, इफ यू रिमेंबर द नेम, रिमेंबर 3 इडियट तो सबने देखी यार। चतुर रामालिंगम बड़ी एक डेफिनेशन हाई बोलता तो प्रोफेसर गेट्स वेरी हैप्पी। तो आई एम हैप्पी विद योर आंसर आल्सो, वेरी गुड। जिन बच्चों को ये डेफिनेशन याद है जी, बहुत ही बढ़िया, और जिन्होंने इजी लैंग्वेज में बताया वो भी बहुत बढ़िया है। सो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? 11वीं क्लास से आपको यही सिखाया जाता है अकाउंटिंग क्या है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, जर्नल बनाओगे डेबिट क्रेडिट, लेजर बनाओगे डेबिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट, P&L डेबिट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट, सब जिंदगी डेबिट क्रेडिट। इसलिए जब भी पूछो बच्चे से अकाउंटिंग क्या है तो डेबिट क्रेडिट ही पता चलता है। लेकिन ना, अभी हम बहुत ही जनरल बात करने वाले हैं, अभी सब्जेक्ट के अंदर नहीं जा रहे, पहले जनरल मतलब समझेंगे। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग किस वर्ड से बना? अकाउंट से। अकाउंटिंग वर्ड बना अकाउंट से, अकाउंट से बन गया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? किसी भी चीज का, जैसा कि बच्चे ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हिसाब किताब रखना। बहुत ही नॉर्मल शब्दों में मैं कहूं, आप बच्चों ने जब 11वीं क्लास में अकाउंट सीखा, जर्नल एंट्री पास करना, स्टेप सिस्टमेटिकली बात करूं, सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन मुझे पता चल गई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, वो यूज टू डू दी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्यों की गई? सो दैट उसके दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जा सके, डेबिट क्रेडिट, देन इट कुड बी टेकन टू दी लेजर। लेजर का काम क्या? ग्रुपिंग करना। अगर मैं कहता हूं मैंने साल में 10 बार अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदा, ठीक है ना, एक बार लेट से अप्रैल में खरीदा, फिर एक महीना छोड़कर खरीदा, टोटल 10 बार सामान खरीद लिया, तो 10 बार अलग अलग जगह एंट्री हुई। तो लेजर क्यों बनाया जाता था? कि जिस पर्सन से 10 बार सामान खरीदा उसकी टोटल पोजीशन अगर मैं जानना चाहता हूं तो उसका एक अलग से लेजर अकाउंट खोल लीजिए, सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो जाएंगी पूरे साल की। लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया गया चेक करने के लिए कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है कि नहीं है। भाई, हमारा अकाउंट्स का जो मिस्टर पेकियोली ने रूट दिया था, लुकास से पेकियोली, ठीक है जी, फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो उन्होंने क्या बताया था? डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। अब हमने लेजर अकाउंट खोल लिए, साल के अंत में चेक भी तो करना चाहेंगे कि क्या हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है कि नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस बनाया गया, जितने भी लेजर बैलेंस है सारे लिखे कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट देखा गया। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, टू नो दी फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लेकिन क्या हम अपने डेली लाइफ में ऐसा कुछ करते हैं? जर्नल एंट्री, लेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मम्मी ने, मान लीजिए, क्या नाम है बेटा आपका? विवेक। तो मम्मी ने विवेक को 500 रुपए दिए और एक लिस्ट बता दी कि भाई ये वाला सामान तूने लेकर आना है। तो विवेक ने क्या किया? दुकान पर गया, जिस दुकान से, पहली दुकान से थोड़ा सामान मिला, दूसरी दुकान पर गया, फिर मम्मी ने कहा था कांदा भी लेकर आना। कांदा बोले तो प्याज, ठीक है जी। तो ये तीसरी दुकान पर चले गए, सब्जी की दुकान पर, वहां से थोड़ा प्याज भी ले लिया। अब इनके पास बच गए हैं बाकी 50 रुपए। अब सवाल ये उठता है, जब घर पहुंचेंगे और मम्मी इनसे पूछेगी
कि भाई ये 450 रुपए खर्च कैसे हुए, तो क्या मम्मी को जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैं तुम्हें जर्नल एंट्री करके बताता हूं, अनियन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मम्मी कहेगी ये क्या है भाई? मम्मी को थोड़ी पता है यार कॉमर्स क्या है, मम्मी को जर्नल एंट्री नहीं समझता। मम्मी को तो आसान शब्दों में बता रहा हूं, मम्मी ये रही पर्ची, ये प्याज इतने का है, ये दाल इतने की, ये कोको कोला इतने रुपए की, और ये चॉकलेट मैंने अपने लिए थोड़ी सी खरीद ली है, ये इतने रुपए की आई। तो उस शब्दों में हमें बताना होगा ये क्या चीज है। दिस इज नथिंग बट दी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब किताब रखना। जैसे कि कौन सा महीना चल रहा है जी? क्या बात है, बहुत ही सुंदर महीना, ठीक है जी, यंगस्टर का फेवरेट, 12 महीने में से सबसे ज्यादा, बहुत कुछ घटित होता है इस महीने के अंदर। तो ये महीना बहुत अच्छी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेट्रा सब कुछ सिखा देता है बच्चों को। मान लीजिए पॉकेट मनी है 2000 रुपए की पर मंथ, और आपको पूरे महीने चलानी है। वैसे तो फरवरी में आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बचने चाहिए, क्यों? कम दिन का महीना होता है यार, 28 दिन का महीना है, पैसे तो बचने चाहिए। लेकिन 15 फेब से पहले सारे उठ जाते। आप लोग समझ रहे हैं शायद, 15 फेब से पहले सारे पैसे उठ जाते। 7 तारीख से कार्यक्रम चालू हो जाता है, डैश डे। हालांकि जो मेन कार्यक्रम है वो आता है 14 फरवरी को, ठीक है ना। अब बच्चे का मन कर रहा है कि जिनको वो लाइक करता है उनके लिए कुछ सामान ले ले। अब लाइकिंग भी ऐसी होती है कि एक के लिए तो होती नहीं, सेज में दिल इतना नटखट दिल होता है, हर किसी के ऊपर आ चलते, आई लाइक दिस, थोड़ी देर आ रहे आई लाइक दिस ऑल्सो। तो इतना सारा सामान कहां से अफोर्ड करोगे? तो आपने मान लीजिए अपने बजट के हिसाब से पहले सोचा तो गुलदस्ता लेंगे, बाद में देखा कि पार्टीज बहुत है, तो आपने सोचा एक रोज सबके लिए ठीक रहेगा। एक रोज सबके लिए मतलब एक सबके लिए अलग अलग। तो आपने रोज खरीद लिया। मान लीजिए रोज की कीमत है 20 रुपए। इसको पता था, किसी बच्चे की आवाज है, बहुत बढ़िया। रोज की कीमत 20 रुपए, और आप कहते भैया ऐसे करो, मेरे को 10 दे दो, ठीक है जी। तो ये हो गया 200 रुपए। उसके अलावा आप कह रहे हैं इन 10 में से मेरी 2 फेवरेट हैं, ठीक है जी। लेट्स से कुछ नाम रख दें इनके, ए एंड बी, ऐसे ही नाम बनाएंगे, ठीक है जी, ए एंड बी। तो आप कहते हैं इनके लिए तो मैं चॉकलेट भी लेना चाहूंगा, ठीक है ना। डेयरी मिल्क की कौन सी अच्छी चॉकलेट आती है जी, कौन बता सकता है जी? बेटा ये तो बहुत ही महंगा नाम लग रहा है, थोड़ा हमारे बजट वाला बताओ जो 2000 रुपए में हो जाए। आ जाती है? क्या नाम बोला, दोबारा बोलिए। अच्छा, वो फॉरेन चॉकलेट नहीं, तो एक सिल्क भी होता है। वन स्टूडेंट टोल्ड मी सर देयर इज समथिंग कॉल्ड सिल्क। आप इस सिल्क के एग्जाम्पल से कुछ और मत समझिए, मुझे खुद नहीं पता ये नाम, और मैं शादीशुदा इंसान हूं। तो सिल्क चॉकलेट, डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट, ओके जी। बहुत ही खुश है बच्चे डेयरी मिल्क सिल्क के नाम से। तो मान लेते हैं कि ये चॉकलेट 100 रुपए की आती है, तो हमने कहा जो 2 फेवरेट है उनके लिए कुछ स्पेशल बनता है रोज के अलावा, तो 100 रुपए की एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट लेंगे, 200 रुपए इसमें चलेंगे। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हमारा खर्चा हो रहा है। फिर आपने कहा एक न्यू मूवी आई है जी, पद्मावत। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात मैं कर रहा हूं क्लास में, बट कोई बात नहीं, पद्मावत। तो आपने कहा ये फिल्म भी देखनी बनती है, तो अच्छे सिनेमा में आप जाना चाह रहे हैं, 300 रुपए की टिकट है, ठीक है। यहां पर तो मैं चाहूंगा कि 2 लोग तो जाएं कम से कम, आपके साथ कोई और भी हो। तो 300 गुना 2, 600 रुपए ये हो गए। ये 200 रुपए का खर्चा भाई ये हो गया हमारा रोज का, 200 रुपए का खर्चा हो गया चॉकलेट का, और ये 600 रुपए हो गए सिनेमा के। तो कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च हो गए? 1000 रुपए। अब उस दिन आपका दिल जो है बहुत उछल रहा था, सुबह से आप रोज इकट्ठे कर रहे हैं, कभी चॉकलेट, फिर आधे मूवी भी देख ली, और शाम को जब होश आया तो देखा कि 2000 में से 1000 रुपए तो एक ही दिन में उड़ गए। कितने रुपए बचे? 1000 रुपए। अब आप इस चीज को सोचना चाह रहे हैं कि मेरे पैसे गए तो गए कहां, ये क्या है? अगर आप इसको माइंड में सोच रहे हैं, पेपर पर लिख रहे हैं, 2000 माइनस रोज माइनस चॉकलेट माइनस सिनेमा टिकट, जो बच गया बैलेंस 1000 रुपए, ये जो काम आप कर रहे हैं ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द अकाउंटिंग। अब बात ये आ गई, मान लीजिए ये तो बात हमने कर ली 14 फरवरी 2018 की। 14 फरवरी को तो याद है, ये भी याद है किस किस को रोज दिया, ये भी याद है किस किस को चॉकलेट दी, और ये भी याद है किसके साथ सिनेमा देखने चले गए।
और आपके माइंड में पूरी पिक्चर फ्रेम हो चुकी है, आपके माइंड में पूरी कैलकुलेशन है 2000 रुपए में से कैसे कैसे खर्चा हुआ और कैसे 1000 रुपए बच गए। अब मैं एक महीने बाद पर चला जाता हूं, 14 मार्च 2018। जो चीज 14 फेब को मैंने इस प्रकार से खर्चा किया था, क्या बिल्कुल 100% 14 मार्च एक महीने बाद याद रह सकता है? या और दूर चले जाते हैं, 14 अप्रैल, 14 मई, 14 जून, कितने दिन की मेमोरी रहेगी? अगर मैं पूछ लूं आज है 2 फरवरी, एक हफ्ता पीछे चले जाते हैं, आपने 25 जनवरी की सुबह को क्या खाया था? बहुत मुश्किल है याद करना, बहुत ही मुश्किल होगा याद करना। हमारा क्या होता है जी, देयर इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। गजनी मूवी देखी होगी सबने, सुना तो जरूर होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है ना? तो इसलिए वो फोटो निकाल कर रखता था। खैर वो हमारे लिए उचित नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब मान लो आपकी अप्रैल में लड़ाई हो गई, किनसे? उनसे जिनको आपने रोज दिया था, और आपको लगा कि आपने उन्हें चॉकलेट भी दिया, आप कहते तेरे को चॉकलेट भी रोज भी दिया, तो वहीं उसने पकड़, चॉकलेट किसको दी थी? तो वहां पर देखिए काम खराब हो जाएगा, वहां पर अब काम खराब होगा। चॉकलेट दी नहीं थी लेकिन बोल दे कि तुम्हें चॉकलेट दी थी, तो वहां फंसोगे, वहां प्रॉब्लम अब आएगी, ठीक है ना? वो तो पक्का जाएगी और कितनों को साथ में लेकर जाएगी, हो सकता है आप तन्हा रह जाए उस समय पर। तो रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है भाई, किसको रोज दिया था, किसको चॉकलेट, किसको सिनेमा, ठीक है ना? तो ये होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब बच्चे ने बड़े ही क्लियरली बताया, हिसाब किताब, यहां भी हिसाब किताब रखा जा रहा है, लेकिन वर्ड देखिए, दो वर्ड है, हिसाब और किताब। अब किताब का मतलब क्या होता है? बुक। किताब सिंपली मीन्स अ बुक, अ रजिस्टर, समथिंग जहां पर आप रिटन रिकॉर्ड रख सकें। हिसाब का मतलब सिंपली उसमें नोटिंग करना। तो अकाउंटिंग को हम नॉर्मली कहते हैं हिसाब किताब। आजकल तो जो लोग अकाउंटिंग करते हैं, यूजुअली हम जैसे लोग, जिनको कि क्या बोला जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पुराने जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं अगर होते थे, या फिर अगर किसी का काम आपने मैनेज करना था अकाउंट्स का, तो देयर वर द पीपल हु वर कॉल्ड पॉपुलरली एज मुनीम। मुनीम नाम से बुलाया जाता था। कोई पुराने जमाने की मूवी देखेंगे तो आपको उसमें वर्ड भी मिलेगा, मुनीम कहा जाता था। मुनीम क्या करता था, वहां पर ये वर्ड बड़ा पॉपुलर था, हिसाब किताब। जितने भी शॉपकीपर्स एक्सेट्रा हो गए छोटे लेवल के, तो वो क्या करते थे, मुनीम जी को बुलाते थे कि आप हमारी जो है बुक्स लिख दीजिए। तो वो क्या करता था, बुक्स के अंदर सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता था। वो भी क्या होता था कि आप बुक्स में अकाउंट मेंटेन कर, तो वर्ड वॉज हिसाब किताब। तो यहां पर हम इन दो वर्ड्स का यूज कर रहे हैं कि भाई जो भी हिसाब है उसको कहां लिख लो, किताब में लिख लो। यानी कि अकाउंटिंग सिंपली मींस रिकॉर्डिंग, जो कि इस दूसरे बच्चे ने बहुत ही क्लियरली बता दिया था, अकाउंटिंग इज दी रिकॉर्डिंग। तो मैं सिर्फ अकाउंटिंग को यहां पर रिकॉर्ड वर्ड से समझ रहा हूं। अकाउंट्स का मतलब हमें पहले भी पता था, आज और क्लियर हो गया। हम उस अकाउंट की डेबिट क्रेडिट की बिल्कुल बात नहीं कर रहे। अकाउंट से हमारा मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे जो कि पैसे वाली होगी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, उसका रिकॉर्ड रखना इन दी रिटर्न, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। समझ आ गई बात? हम डेबिट क्रेडिट नहीं बोल रहे, हम सिंपल कह रहे हैं कि हाँ भाई जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की है उसका जरा रिकॉर्ड रख लीजिए, दैट इज कॉल्ड एज दी अकाउंटिंग। क्लियर है बेटा? लेट अस कम टू द सेकंड वर्ड, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट वर्ड पर आते हैं। कॉस्ट वर्ड हालांकि बहुत नया नहीं है हमारे लिए, बहुत समय से बचपन से हम पढ़ते आ रहे, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा में एग्जांपल करते थे। इफ आई बाय वन मैंगो फॉर 20 रुपीज, 10 मैंगोज विल कॉस्ट डैश। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? हे बेटा, एक मैंगो 20 रुपए का, तो 10 मैंगो कितने के? 200 रुपए के। देखो इतना तो मैं समझता हूं, इतनी कॉस्ट अकाउंटिंग तो सबको आनी ही चाहिए, ये तो बेसिक है। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? सिंपली बोले तो खर्चा। कॉस्ट का मतलब क्या है? जो भी आप खर्चा कर रहे हैं। मैं इसको लिख दूं जरा, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी राइटिंग लिखूं जो समझ आ जाए। हालांकि पहले से बहुत इंप्रूव है, पिछले बैच के बच्चे आकर देखेंगे तो दे विल फील जेलस ऑफ यू गाइस दैट सर्स राइटिंग हैज इंप्रूव्ड। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? खर्चा, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले मम्मी ने विवेक को 500 रुपए दिए थे और मम्मी ने कहा था बेटा सामान ले, जिसमें से सामान कितने का ले आए थे? 450 रुपए का। तो वो 450 क्या है इनके लिए? इनके लिए वो क्या है? दैट इज दी कॉस्ट। वो क्या है? खर्चा है। समझे क्या? तो कॉस्ट का मतलब बहुत ही आसान, कोई भी चीज जो मैंने खरीद ली है, फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर जो पैसा लगा है, जो खर्चा हुआ है, दैट में बी कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग।
राइट। हमारे दूसरे एग्जाम्पल में यहां पर ये देखिए, ये रोज लिए थे 200 के, ये सिल्क चॉकलेट आई थी 200 की, और ये सिनेमा 600 रुपए। ये भी क्या था? दिस वॉज नथिंग बट दी कॉस्ट। जैसे ही कॉस्ट और अकाउंटिंग दोनों वर्ड्स को हम इकट्ठा पढ़ते हैं, प्लीज ध्यान से सुनते जाइएगा बेटा, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे ही हम दोनों वर्ड्स को इकट्ठा पढ़ते हैं तो हमें मीनिंग बहुत ही क्लियर इजीली हो गया कि जो भी आप खर्चा करेंगे उसका जो हिसाब किताब रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जैसे ही हम इतनी बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड के अंदर ये आ जाता है कि भाई अकाउंट्स में दो चीजें होती थी, एक होता था डेबिट, एक होता था क्रेडिट। जहां डेबिट साइड पर सारे खर्चे लिखे जाते थे, क्रेडिट साइड पर सारे इनकम, गेन्स, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा लिखे जाते थे। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में वी विल बी टॉकिंग ओनली ऑफ द डेबिट साइड, जो हम ट्रेडिंग P&L अकाउंट पढ़कर आए हैं, एंड नॉट अबाउट द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। क्या मेरी बात समझे? अभी मैं आपको अंत तक लेकर जाऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है क्या, लेकिन हमारे माइंड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं और क्या वो सही हैं या गलत है, इनको पहचानना हमारा पहला कर्तव्य है। सो ट्रेडिंग P&L अकाउंट में देयर वर टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। नॉर्मल रूल्स हम जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर उस प्रिंसिपल को लेकर चलता हूं आपके साथ तो लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग मींस हिसाब किताब किसका? खर्चों का। और खर्चे तो कहां है? सिर्फ डेबिट साइड पर है। तो हमें क्या सिर्फ डेबिट साइड की बात करनी है, क्रेडिट की बात नहीं करनी है? हां, इतनी बात बिल्कुल सही है दैट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्रेडिट साइड का कोई खास योगदान नहीं रहने वाला। हम बात करने वाले हैं डेबिट साइड की। एक तो खर्चे होते हैं डेबिट साइड पर, उसके अलावा जो कंपनी पैसा खर्च करते, जो ऑर्गेनाइजेशन पैसा खर्च करती है, एक तो डेबिट साइड वाली चीजों के लिए, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी होगी, डेबिट साइड पर अपीयर होते हैं। उसके अलावा कई सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर भी है। फिक्स्ड एसेट्स, जिसके अंदर बहुत तरह की चीजें आ गई, फर्नीचर फिक्सचर आ गया, प्लांट मशीनरी आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा आ गई। ये भी क्या है? देखा जाए तो ये भी तो कॉस्ट ही है, आपका पैसा लग रहा है बिजनेस को चलाने के लिए। तो एसेट साइड पर भी मैं टिक लगा लेता हूं। अभी तक हमें इतनी बात क्लियर हो रही है कि देयर विल बी समथिंग रिलेटेड टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड पर जो चीजें, जहां पर हमारा पैसा लगा है, खर्चा हुआ है, हम उन चीजों की बात कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करने वाले हैं। जरा इसको गौर से आइए, अब देखते हैं कि डेबिट साइड पर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। Whenever you write something on the debit side of the trading in P&L account, there can be two things. एक तो मैं वर्ड लिखता हूं बेटा एक्सपेंस, एंड द अदर लॉस। मैं वर्ड लिख दिया एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। दोनों के बीच में डिफरेंस है। मैं कहता हूं मैंने अपना बिजनेस चलाने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा, जिसको मैं पर मंथ 50,000 रुपए दे रहा हूं। मैं उसको 50,000 रुपए दे रहा हूं तो क्या बदले में वो मुझे कुछ दे रहा है? ही इज रेंडरिंग द सर्विसेज टू मी, ड्यू टू विच आई एम पेइंग ₹50,000। यानी कि अगर मैं पैसा दे रहा हूं, मैं क्यों दे रहा हूं? बिकॉज आई एम कंज्यूमिंग द बेनिफिट ऑफ दैट। पढ़ाई है हमने इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी यार, यूटिलिटी, कोई भी चीज हम कंज्यूम करते हैं उसका यूटिलिटी है हमारे लिए। अगर विवेक कह रहे हैं कि विवेक 450 रुपए की सामान लेकर आए मार्केट से, तो उस चीज को ये कंज्यूम करेंगे। इफ आई बाय द बिस्किट, आई बाय द चॉकलेट, आई बाय दाल, तो मैं उसके लिए पैसा जो दे रहा हूं वो मेरा कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि मैं उसका बेनिफिट भी कंज्यूम कर रहा हूं। तो एक्सपेंस का मतलब हो गया कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आप कंज्यूम कर रहे हैं। और इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूं बेटा, बेनिफिट हैज बीन कंज्यूम्ड। अगर मैं कह रहा हूं कि एक महीने की मैं सैलरी देता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कितने रखी थी मैंने एग्जांपल में? 50,000। 1 लाख करो यार, अपनी क्लास में तो हम सीए की थोड़ा अच्छी सैलरी दें, प्रैक्टिकली तो देख लेंगे। तो 1 लाख करते हैं जी, 1 लाख पर मंथ हम सैलरी दें चार्टर्ड अकाउंटेंट को। पूरे साल के कितने हो गए? 12 लाख रुपए। और हम ये जानते हैं कि ट्रेडिंग P&L अकाउंट तो पूरे साल का बनता है, तो मैं उस वे से आपको समझाना चाह रहा हूं। तो पूरे साल में कुल मिलाकर मैंने 12 लाख रुपए सैलरी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम पर डेबिट किए होंगे। 12 लाख रुपए जो डेबिट कर दिए, मैंने ये पैसा दिया क्यों? क्योंकि मैंने उसका बेनिफिट भी कंज्यूम किया। तो मैं लिखता हूं बेनिफिट कंज्यूम्ड इन सेम पीरियड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लॉसेज। मैंने साल के दौरान एक पुराना जो एसेट लिया हुआ था, उस एसेट को बेच डाला। सुनना ध्यान से एसेट लिया था 10 लाख रुपए का कुछ साल पहले,
डेप्रिसिएशन लगा लगाकर उसका बुक वैल्यू यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू पहुंच चुका था 4 लाख रुपए, और मैंने बेच दिया। 4 लाख का रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया, और मैंने उस एसेट को बेच दिया 2.5 लाख रुपए में। क्या एग्जांपल दिया मैंने आपको, सुनिए। मैं ये कह रहा हूं ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन लगाकर रह गया है मात्र 4 लाख रुपए का, और मैंने इसको सेल कर दिया, सेल वैल्यू 2,50,000 रुपए। तो मुझे लॉस हुआ या गेन हुआ? पहली बात तो ये देयर इज अ लॉस। कितने रुपए का? 1.5 लाख का। किसी बच्चे को 7.5 लाख तो नहीं लग रहा कि 10 लाख का खरीदा था और 2.5 लाख का बेच दिया? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। WDV थी 4 लाख रुपए की, 2.5 लाख का बेच दिया, तो यहां से इतना क्लियर हो गया कि भाई लॉस है 1,50,000 रुपए का। यह भी डेबिट साइड पर आता है, लेकिन क्या इस 1.5 लाख रुपए का मतलब यह है कि मैंने इसका बेनिफिट कंज्यूम किया ड्यूरिंग द ईयर? नो, लॉस का कोई बेनिफिट कंज्यूम नहीं होता। यानी कि लॉस के सामने मैं लिख सकता हूं बेनिफिट नॉट कंज्यूम्ड। इसका बेनिफिट आपको कंज्यूम नहीं होता। ये तो चीज हुई जो P&L के डेबिट साइड पर अपीयर करती है। नाउ मैं चलता हूं एसेट साइड की तरफ। मान लेते हैं मैंने साल के दौरान अपने ऑफिस के लिए एक फर्नीचर फिक्सचर लिया है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का मैंने फर्नीचर फिक्सचर ले लिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, क्या ये मेरी उसी साल की कॉस्ट बन जाएगी? क्या ये फर्नीचर फिक्सचर पर 1 लाख रुपए का खर्चा मेरा सेम ईयर का कॉस्ट बनेगा क्या? जी नहीं। इस बात को तो हम जानते हैं, वेन एवर वी बाय एनीथिंग द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर दैट क्वालिफाइज टू बी एन एसेट। जिस चीज का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। पहले वाले केस में एक्सपेंस में हमने सैलरी लिया, एग्जांपल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का सैलरी। क्या मैंने इस साल जो 12 लाख रुपए दिया, उस सैलरी में जो इस साल दे दिया, अगर कुछ ना दूं तो क्या वो अगले साल काम करेगा? नहीं करेगा। मतलब उसको जो पैसा दिया वो एसेट नहीं है, वो क्या है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि सिर्फ उसी साल के लिए वैलिड था। लेकिन फर्नीचर फिक्सचर पर जो खर्चा किया वो वैलिड रहने वाला है अगले कुछ सालों के लिए भी। यानी कि एसेट ऐसी चीज हो गई जिसको मैं कह सकता हूं बेनिफिट नॉट कंज्यूम्ड इन सेम पीरियड। आइए देखिए डिफरेंस समझिए इन तीनों बेटा। पहले वाले में क्या लिखा? बेनिफिट कंज्यूम्ड। फर्स्ट वाले में हम कह रहे हैं बेनिफिट हैज बीन कंज्यूम्ड। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं? लॉसेस में बेनिफिट नॉट कंज्यूम्ड। इनमें तो वर्डिंग में क्लियरली हमें डिफरेंस पता चल गया कि एक्सपेंस का बेनिफिट हैज बीन कंज्यूम्ड, जबकि लॉसेस का बेनिफिट हैज नॉट बीन कंज्यूम्ड। और एसेट में बेनिफिट नॉट कंज्यूम्ड तो है, लेकिन आगे की वर्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट, इन सेम पीरियड। यानी कि लॉस और एसेट एक जैसे नहीं है। लॉस में तो बेनिफिट ही कंज्यूम नहीं हुआ, एसेट में बेनिफिट कंज्यूम हुआ है, लेकिन सेम पीरियड में सारे का सारा बेनिफिट कंज्यूम नहीं हुआ। यानी कि आगे आने वाले लेटर पीरियड्स में भी आपको बेनिफिट जो है वो मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये 3 चीजों का डिफरेंस मैंने बताया, और अब उस बात पर आते हैं कि ये डिफरेंस हमने किया क्यों है। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट वर्ड का मतलब, कि कॉस्ट वर्ड का मतलब क्या है। पहले आसान शब्दों में बताता हूं, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे बाद में। कॉस्ट सिंपली मीन्स the cost which has been incurred and the benefit of which has been consumed in the same period। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, जो भी खर्चा वर्चा आपने कर दिया और उसका बेनिफिट जो सेम पीरियड में मिल गया, हम उसको कहते हैं कि ये मेरा कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल इस फोन की बात कर लेते हैं जी। लेट्स से सैमसंग का ये फोन, कंपनी सैमसंग का फोन बना रही है, तो इसको जानना चाहता हूं कि इस फोन को बनाने की कॉस्ट जो है वो कितने रुपए की लगेगी। तो कंपनी ने साल के दौरान कोई पुराना एसेट बेचा जिसके कारण कुछ लॉस हो गया, कि तो क्या इस फोन से उसका कुछ लेना देना है? इस फोन से उसका कोई लेना देना नहीं है। हां, फोन के अंदर एक टच स्क्रीन है, फोन के अंदर एक बैटरी है, फोन के अंदर कुछ चिप्स लगी हैं। ये क्या चीजें हो गई? इनका बेनिफिट कंज्यूम किया गया, कंपनी ने खर्चा किया और बाद में इस प्रोडक्ट को बेचकर पैसा भी रियलाइज किया है। कंपनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा, उसको सैलरी दी है, मतलब बेनिफिट उसका ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कॉस्ट जब हम कहेंगे, हमारे सामने 3 डिफरेंट ऑप्शन होंगी, एक्सपेंस, लॉस और एसेट।
तो लॉस कभी भी नहीं आएंगे, एक्सपेंस हमेशा आएंगे। और एसेट का सिर्फ कौन सा पोर्शन आएगा जो कि करंट ईयर को बिलोंग करता है, जिसको क्या बोलते हैं, अरे फिक्स्ड एसेट का जो पोर्शन कॉस्ट का करंट ईयर को बिलोंग करता है उसे क्या बोलते हैं। 10 लाख रुपए का एसेट लिया, 10 साल की लाइफ है, तो 1 साल का खर्चा कितना हुआ, 1 लाख रुपए पर एनम। इसको क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। तो फिक्स्ड एसेट पूरे का पूरा कॉस्ट नहीं बनेगा, फिक्स्ड एसेट का वो पोर्शन जो करंट ईयर को बिलोंग करता है, यानी कि क्या, डेप्रीसिएशन विल ओनली फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। क्या इस बात में क्लियर है। ये 3 पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण, ये बेसिक को कॉस्ट अकाउंटिंग कहे जाते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा आपको, आई एम नॉट सेइंग इट विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, बट दिस इज द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि जनरली मैं ये क्यों बता रहा हूं, नॉर्मल माइंड में बच्चे अक्सर फर्स्ट लेक्चर के बाद ये डाउट लेकर आते हैं, सर ट्रेडिंग पी&एल में जो सब कुछ डेबिट हो गया वो तो सारी ऐसी होती है डेबिट वाली चीजें, मतलब कॉस्ट लॉसेज एक्सेट्रा, तो क्या वो सारी आ जाएंगी कॉस्ट में ना, बिल्कुल भी नहीं। कॉस्ट ओनली टॉक्स अबाउट द एक्सपेंसेस, जिन चीजों का खर्चा आपने किया है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट, और लॉसेस का कोई रोल उसमें नहीं रहेगा। सिमिलरली आपने एसेट्स खरीदे हैं, एसेट इज बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेट्स से हम कहते हैं एक मशीन लिया, वहां से टच स्क्रीन बन बनकर निकल रही है, तो बिल्कुल यूज हो रहा है मशीन का। लेकिन क्या मशीन सिर्फ 1 साल में खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो मशीन का वो पोर्शन जो करंट ईयर को बिलोंग करता है, यानी कि डेप्रीसिएशन का पोर्शन जो है वो हमारे लिए रेलिवेंट रहेगा। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इसको बाद में नोट करेंगे, अभी सिर्फ सुनते जाइए आराम से। अब तो हम अभी पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू आवर सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, हाँ जी, सो कॉस्ट और अकाउंटिंग कुछ मतलब समझ में आने लगा है। अभी वापस से एक बार आपको लेकर चलता हूं कि अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में फर्क क्या रहेगा। कुछ फर्क तो समझ आ रहा है, ठीक है ना, कि उसमें इनकम की भी बात करते हैं, इसमें इनकम की बात बहुत ज्यादा नहीं करनी, वहां पर एक्सपेंस, लॉसेज, एसेट सब चीजों की बात होती है। लेकिन यहां पर वी आर कंसर्न ओनली विद द वर्ड कॉस्ट, जिसके अंदर वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉसेज, एक्सपेंसेस एंड द डेप्रीशिएबल पोर्शन ऑफ द एसेट। इतना कुछ चीज हमें समझ आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं। लेट्स से दिस इज द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April 2017 टिल 31st March 18। 1st April 17 से 31st March 18 तक का ईयर लेते हैं। कौन सा ईयर होता है जी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल ईयर। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है उसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है उसे कैलेंडर ईयर बोलते हैं। दोनों को चाहे आप कैलेंडर बोलिए चाहे फाइनेंशियल बोलिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इसको हम अकाउंटिंग ईयर बोल सकते हैं। अकाउंटिंग ईयर मींस द ईयर फॉर विच वी आर डूइंग द अकाउंटिंग, ऐसा ईयर जिसके लिए अकाउंटिंग करते हैं। और हम ये जानते हैं अकाउंट्स में अकाउंटिंग की जाती है 1 साल के लिए, यानी कि 12 मंथ्स के लिए। अब अकाउंट्स में जो आप अकाउंटिंग करते हैं, ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो साल में कब बनाया जाता है। अगर मैं इस ईयर का ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाना चाहूं तो वो कब बनेगा, ओनली आफ्टर 31st March 18। जितनी भी अकाउंटिंग करने वाले हो का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाह रहे हो, पी&एल अकाउंट बनाना चाह रहे हो, भाई बैलेंस शीट बनाना चाह रहे हो, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट लेट से बनाना चाह रहे हो, ये सब चीजें कब बनेंगी, ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर। पूरा साल खत्म होने के बाद ही आप इन चीजों की बात करने वाले हैं। यानी कि अकाउंट्स का मेन पर्पस क्या है कि पूरे साल भर में जो कुछ भी किया उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर हुआ तो कितने रुपए का हुआ। बिकॉज अकाउंट्स का मेन पर्पस है रिपोर्टिंग, किसको, टू द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओनर कौन होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सोल प्रोप्राइटर खुद ओनर हो गया, पार्टनरशिप में पार्टनर्स हो गए, लेकिन कंपनी में ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, विच में बी इक्विटी, विच में बी प्रेफरेंस, बट हाँ जनरली ओनर मींस शेयर होल्डर एंड पॉपुलरली इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी उनका मीटिंग करेगी, उनको बताएगी कि साल भर में क्या हुआ। अब सवाल ये उठता है, आपने पी&एल अकाउंट के अंदर बहुत सारे खर्चे डेबिट कर रखे, लिखा है सैलरी है, रेंट है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, भांति भांति के खर्चे आपने यहां पर लिखे हुए दिख रहे हैं बिल्कुल हमें। ये पूरे साल भर में खर्चे किए गए। अकाउंट्स कहता है हां ये खर्चा हुआ। अब कोई पूछता है यार ये खर्चा हुआ, इसको कम करने की कोशिश की या नहीं की, इसका जवाब अकाउंटिंग के पास नहीं है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जो कि अपने खर्चों को कंट्रोल कर सके। बड़ी ही आसान सी बात है,
अगर मैं कहता हूं एक प्रोडक्ट आज की डेट में 500 रुपए का बिक रहा है, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट है 400 रुपए की और 100 रुपए का वो प्रॉफिट कमाते हैं। अगर कंपनी प्रोडक्ट को सस्ता कर दे 500 रुपए से, और हम ये समझें कि प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, तो क्या प्राइस कम करने से डिमांड पर कोई फर्क आएगा? लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ा ही होगा आपने, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना। जैसे जैसे प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ती जाएगी, और ऑर्गेनाइजेशन तो यार चाहेगी कि उनकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। यानी कि अगर आप अपना सेलिंग प्राइस कम कर दें तो ये बहुत ही पॉसिबल है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए। लेकिन फिर किसी ने सवाल उठाया हम सेलिंग प्राइस कम क्यों करें? तो हम ये कहते हैं कि आप सेलिंग प्राइस को कम करो क्योंकि आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। तो आज की डेट में एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू कीप अ कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं डेली लाइफ से। मान लीजिए पिज्जा, एवरीबॉडी लाइक्स पिज्जा, यूजुअली वेरी पॉपुलर अमंग्स द यंगस्टर्स, आई कंसिडर ऑफ यू एज यंगस्टर्स, ठीक है जी। तो यंगस्टर्स के बीच में फास्ट फूड, बर्गर हो गया, मैकडोनाल्ड हो गया, ठीक है जी, पिज्जा फ्रॉम द डोमिनोज एंड द पिज्जा, ये चीजें बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन फिर भी चाहकर भी हम कई बार नहीं खा पाते। पिज्जा स्पेशली थोड़ा महंगा है, ठीक है ना। अगर लेट्स से समोसे की तरह आपको 15-20 रुपए का मिलने लग जाए, आप तो रोज कहोगे यार एक टाइम तो पिज्जा बनता है। अब मान लेते हैं वो पिज्जा है 200 रुपए का, उनका भी तो मन करता है सबको बेचे, उनका भी तो मन करता है जितनी ज्यादा सेल हो, लेकिन हम लोग नहीं खरीद रहे क्योंकि पिज्जा महंगा है। अब मैं कह दूं कि अगर उन्हें भी अपना पिज्जा बेचना है और वो सेलिंग प्राइस कम करना चाहते हैं तो उन्हें करना क्या होगा? अपनी कॉस्ट को कम करना होगा। क्या अकाउंट्स इसमें कोई हेल्प करेगा आपकी? अकाउंट्स इसमें कोई हेल्प नहीं करता। अकाउंट्स कहता भाई पूरे साल में जो हुआ हम तो आपको अंत में वो बता देंगे, ये डेबिट पड़ा, ये क्रेडिट पड़ा, ये आपका प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये देख लो, ये ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन जो ये लॉस है, ये लॉस क्यों हुआ? ये प्रॉफिट अगर है तो प्रॉफिट इतना क्यों हुआ? क्या इससे ज्यादा नहीं हो सकता था क्या? इन सब चीजों के उत्तर कहां मिलेंगे? इन सब चीजों के उत्तर अकाउंट्स में नहीं है, इनके आंसर्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग क्या है? पूरा साल निकल गया, साल खत्म होने के बाद कह रहे हो ऐसा हुआ, इट्स अ काइंड ऑफ पोस्ट मॉर्टम एक्सरसाइज। मतलब जब सब कुछ हो गया उसके बाद आप कह रहे हो अरे ऐसा ऐसा हो गया। अरे जब तक बंदे में जान थी तब तक कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा? तो जब ट्रीटमेंट की जरूरत है उस वक्त उसको ट्रीटमेंट दीजिए। ये ट्रीटमेंट कौन देगा? ये ट्रीटमेंट देने आ रही है कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर मैं कह रहा हूं, मान लीजिए अभी ईयर स्टार्ट हुआ है हमारा 1 अप्रैल को, अगर एक खर्चा अप्रैल के महीने में मान लीजिए 1 लाख रुपए हो गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, अप्रैल के महीने में 1 लाख रुपए का यह खर्चा हो गया है और मैनेजमेंट चाह रही है कि यह खर्चा हम कम कर लें, तो अकाउंट्स इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के बलबूते हम ये कह सकते हैं अगर इस महीने 1 लाख हुआ तो अगले महीने हमें इससे कम करना है। तो लेट्स से द ट्राइज वर मेड और अगले महीने यह खर्चा रह गया है 95,000 रुपीज। अगले महीने और कोशिश की गई और अंत तक आते आते लास्ट मंथ में लेट्स से यह खर्चा हमारा रह गया है सिर्फ 80,000 रुपए। क्या इसमें अकाउंटिंग ने हेल्प की? नहीं। अकाउंटिंग तो 31 मार्च के बाद स्टार्ट हो रही है मेनली फॉर द ट्रेडिंग इन P&L। तो खर्चों को कम कैसे करना, अपनी कॉस्ट पर कंट्रोल कैसे लेना है, ये सब चीजों की बात हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट की कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंट्स से कैसे डिफरेंट रहने वाली है। तो पहला डिफरेंस तो हमने ये सीख लिया, अकाउंट्स बात करता है हर तरह की अकाउंटिंग की, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग बात करते हैं सिर्फ कॉस्ट की अकाउंटिंग की। आप इनकम की अकाउंटिंग की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, अकाउंटिंग इज अ काइंड ऑफ पोस्टमार्टम एक्सरसाइज, जहां पर मेन पार्ट रहता है रिपोर्टिंग का, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। रिपोर्टिंग बहुत सेकेंडरी है, सबसे पहले आपको अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की तरफ ध्यान देना होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आइए आगे देखिए, ये चित्र भी आपने देखा होगा, ये चित्र पॉपुलर है बिजनेस स्टडीज के अंदर। बिजनेस स्टडीज में ये चित्र बड़ा पॉपुलर है। 3 लेवल आपको दिख रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला लेवल होता है जी टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लास्ट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना। हमें यह समझना है, हम 3 तरह की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। एक अकाउंटिंग कौन सी, जो आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि पॉपुलर डेबिट क्रेडिट वाली अकाउंटिंग रहती है। दूसरी अकाउंटिंग कौन सी, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारी लाइफ में पहली बार आया। और तीसरी कौन सी अकाउंटिंग,
जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपके सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ये बेसिकली इसका नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहा जाता है। सो अभी हमें यह समझना है कि अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये कौन से लेवल पर फॉल करते हैं। अकाउंटिंग कौन करेगा? यूजली द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करेगा? यूजली आइदर द चार्टर्ड अकाउंटेंट और द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें यह समझना है कि आप तीनों लेवल जो अकाउंटिंग के हैं, आप कौन से वाले लेवल पर फॉल करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल। बताओ जरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहां आएगा भाई? दिल से नहीं, दिमाग से। दिल तो कह रहा होगा टॉप में ही आ जाए। ऐसा भी नहीं है, लोअर में क्यों रखते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद भी लोअर में रहोगे तो क्या फायदा, फिर तो ग्रेजुएट ही ठीक थे। ठीक है जी, ऐसा नहीं है, लोअर तो बिल्कुल नहीं है। और बचे फिर दो, टॉप और मिडल। दिल कहता है टॉप हो, लेकिन फिलहाल हम टॉप नहीं है, हम कहां हैं? मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग is being done by either the chartered accountant or the cost accounting. Irrespective of that, you are at the middle level of management. टॉप लेवल पर कौन है? वो लोग जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग का पावर है। आपका क्या काम है? आपने, अगर अकाउंट्स की बात करूं, आपने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया, आपने मैनेजमेंट मिस्टर सीईओ डायरेक्टर के सामने पेश कर दिया, उसके बेस पर क्या डिसीजन लेना है ये आपके हाथ में नहीं है, ये डायरेक्टर का काम है। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने खर्चे निकालकर मैनेजमेंट को दे दिए कि मैंने ऑब्जर्व किया इस महीने के ये डिफरेंट डिफरेंट खर्चे बनते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट उसके ऊपर क्या एक्शन लेगी, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। तो जहां डायरेक्टली डायरेक्टर्स सीईओ बैठकर चीजों को फाइनलाइज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो सब चीजें टॉप मैनेजमेंट में। अदरवाइज जहां पर आप रिपोर्टिंग वाला काम करते हैं वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। व्हेन आई कम टू द लास्ट पार्ट, जिसका नाम ही क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लाइफ में कभी भी कहीं भी हम सिर्फ वर्ड अगर पढ़ते हैं मैनेजमेंट, जहां पर ये नहीं बताया टॉप है, मिडल है या लोअर है, सिंपल मैनेजमेंट वर्ड बोलते हैं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट। लास्ट वाला पोर्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जब आप ग्रुप 2 के अंदर जाएंगे सीखेंगे, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात की जाती है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की। वहां ना ट्रेडिंग की बात है ना P&L की बात है, बात करते हैं तो बैलेंस शीट की। एंड हम ये जानते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं जो यूजुअली 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड वाली हैं। जैसे कि लायबिलिटी की बात करूं, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बैंक लोन, ऑन दी अदर साइड फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट करंट लायबिलिटी को छोड़ दें तो बाकी सभी आइटम कौन सी हैं? लॉन्ग टर्म नेचर की। अगर मैं कहता हूं राइट साइड पर लिखे फिक्स्ड एसेट लैंड एंड बिल्डिंग 10 करोड़, क्या मैनेजमेंट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे पूछेगी अरे भाई बताओ जरा ये लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लें या ना खरीदें? आपसे ये चीज नहीं पूछी जाने वाली, वो काम मैनेजमेंट का है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसी फील्ड है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की है, वेयर एज अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्योरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ही फील्ड्स मानी जाती हैं। ठीक है जी, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने सब्जेक्ट का नाम लिखा बहुत ऊपर ये रहा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैंने उसी वक्त कहा था कि हमें यह नहीं पता कि इंस्टीट्यूट के दिमाग में क्या चला कि उन्होंने आपके सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग से बदलकर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रख दिया, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो वो आपको ग्रुप 2 में मिलेगा विद द नेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब्जेक्ट का नाम पूरा ऐसा है, सब्जेक्ट का नाम हमें पता होना चाहिए, उसके पीछे राज क्या है, वर्ड्स का मतलब क्या है, लेकिन हां हम पॉपुलरली सब्जेक्ट को या तो कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से ही बुलाएंगे क्योंकि वही इसका एक नाम बनता है। क्लियर है इतनी बात? ये चीज हमें कुछ अब समझ आने लगी है। आगे देखते हैं कि हमारे कोर्स करिकुलम के अंदर हम किस प्रकार की बात को करने वाले हैं। आफ्टर दैट आई विल शो यू द सिलेबस जो कि इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए प्रेस्क्राइब किया है, इंस्टीट्यूट की भाषा में, उनकी लैंग्वेज में ही हम देखेंगे क्या सिलेबस उन्होंने हमारे लिए सोचा है। सो मैं यहां पर एक छोटा सा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपके सामने करने जा रहा हूं जहां से हम समझेंगे कि हमारे सब्जेक्ट मैटर का स्कोप क्या है। राइट, भारत के अंदर क्या दुनिया में पैसा कमाने के लिए मेनली 2 ही तरीके माने जाते हैं, एक गुड्स के थ्रू, एक सर्विस के थ्रू। तो मैं इसको इस प्रकार से बाइफर्केट करके हुए चलूंगा और आपको सिखाता हूं। या तो आप गुड्स में डील करोगे या सर्विस में डील करोगे। किसी भी पर्सन का एग्जांपल माइंड में सोच लो कि अरे यार ये पर्सन पैसे कमाता है तो कैसे कमाता होगा, या तो वो गुड्स में डील करता है या सर्विस में डील करता है। मान लीजिए आपके माइंड में आ गया आपके गली मोहल्ले में कोई शॉप है, आप कहते मैं वहां से सामान लेकर आता हूं, मेरे लिए तो खर्चा है लेकिन उसके लिए तो इनकम है, तो वो किस चीज में डील कर रहे हैं? गुड्स में। वो किस चीज में डील कर रहे हैं? गुड्स में। आप
यहां तक आने के लिए, अपने घर से एकेडमी तक आने के लिए आप कहते मैं ऑटो का इस्तेमाल करूंगा, आप ऑटो से आए, तो ऑटो का इस्तेमाल किया मतलब क्या? सर्विस। आप ओला उबर से आ गए मतलब क्या? सर्विस। आप कहते मेरा जूस पीने का मन कर रहा है, रोड साइड पर रेडी लगाकर एक पर्सन खड़ा था, वो ऑरेंज जूस निकाल कर देता है ऑरेंज से, आपने कहा मेरा ऑरेंज जूस पीने का मन कर रहा है, ऑरेंज जूस उसने बनाकर दिया, ही इज डीलिंग इन गुड्स, दैट इज नॉट अ सर्विस। यानी कि कुछ भी सोचें, गुड्स या सर्विस। ये लैपटॉप किस कंपनी का है? देखो क्या लिखा है, अरे योगा, ओके, कंपनी का नाम लिखा। ये है लेनोवो, ये है लेनोवो योगा। तो लेनोवो किस चीज में डील कर रही है? गुड्स में। लेनोवो कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग, मैंने क्या लेनोवो कंपनी से खरीदा? अरे मैंने तो यहां से खरीदा तिलक रोड से यार, तिलक रोड नाम की एक जगह है पड़ोस में, तो मैंने तिलक रोड से लैपटॉप खरीदा। तिलक रोड पर बहुत सारी लैपटॉप की शॉप है, वो शॉपकीपर ने मुझे बेचा। वो कौन हो गया? ट्रेडर, जो कि सामान खरीद रहा है, बेच रहा है। लेनोवो कंपनी ने इसको एक्चुअल में बनाया है। यानी कि ये दोनों किसमें डील कर रहे हैं? गुड्स के अंदर। तो पैसा कमाने के यही दो तरीके हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे इनकी इनकम कहां आ रही है, तो मैं भी बता दूं, क्या मेरी इनकम कहां आएगी भाई? सर्विस में आएगी। ऐसा तो नहीं कहोगे ना घर जाकर आज कॉस्टिंग खरीद कर आए हैं। अरे कॉस्टिंग खरीदी नहीं जाती, कॉस्टिंग पढ़ी जाती है, सर ने कॉस्टिंग सिखाई है, तो ठीक है ना। तो हमारी इनकम आ गई सर्विस में। तो पैसा कमाने के दो ही तरीके। आइए देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं। गुड्स के अंदर देयर आर टू पोर्शन, ट्रेडर एंड दी मैन्युफैक्चरर। हमारे कॉस्टिंग के सिलेबस को जानने से पहले ये चीज अगर जान ली तो बहुत ही आसान हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी चीज करेंगे हर चीज का एक पर्पस होगा जो कि आने वाली चीज को आसान बनाएगा। स्ट्रेट अवे फर्स्ट चैप्टर पर नहीं जा सकते, इसलिए पहले थोड़ी ये बात करते हैं, फिर हम फर्स्ट चैप्टर पर स्ट्रेट अवे आज आ जाएंगे। तो पैसा कमाने के लिए या तो कोई पर्सन डील करता है गुड्स में या सर्विस में, और गुड्स के अंदर आ गया ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर का मतलब क्या है? द पर्सन हु परचेजेस द फिनिश्ड गुड्स एंड हु सेल्स द फिनिश्ड गुड्स। बहुत ही आसान। उस पर्सन ने जो सामान खरीदा ज्यों का त्यों ही आपको बेच दिया। आपके घर के आसपास कोई ग्रोसरी शॉप होगी, वहां पर साबुन भी रखा है, तेल भी रखा है, टूथपेस्ट भी रखा है, ऑयल भी रखा है, बाबा जी का प्रोडक्ट भी होगा एक दो, ठीक है। पतंजलि का बहुत सारी चीजें काफी फेमस हो रही है, पतंजलि हनी, पतंजलि देसी घी। ऐसा मत सोचना कि मैं बाबा जी का फैन हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ट्रेडर कौन है? जिसने फिनिश्ड गुड्स को खरीदा और फिनिश्ड गुड्स को ही बेच डाला। ये चीज आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, नाम ही क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। तो किसके लिए बन रहा है? ट्रेडर के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट। आपके सिलेबस में कुछ क्वेश्चन और भी होते थे 11वीं 12वीं में, जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट होता था। ट्रेडिंग से पहले भी एक अकाउंट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हालांकि बहुत ही कम जगह पर यह सिखाया जाता है। अगर मैं कह दूं ट्रेडिंग से पहले बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वो कौन बनाएगा? वो पर्सन जो कि एक्चुअली उस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है। लेकिन जब हम सिंपल बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जिसने सामान खरीदा और एज इट इज बेच दिया। तो ट्रेडर के बारे में अगर मैं बात करूं, लिखूंगा नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेडर की बात करूं, शॉपकीपर, सामान खरीदा, सामान बेचा, उसकी कॉस्ट क्या क्या हो सकती है? सामान खरीदा उसकी कॉस्ट, दुकान पे एक रामू रख लिया, रामू कालू ऐसे नाम होते हैं जो दुकान में अक्सर सामान देते हैं, रामू दो ये साबुन दे दो, रामू ये टूथपेस्ट निकाल दो, एक्सेट्रा। तो एक दो रामू रख लिया। उसके अलावा दुकान का रेंट हो सकता है अगर किराए की, अगर खुद किया तो डेप्रिसिएशन, बिजली एक्सेट्रा का बिल आ गया। इसके अलावा क्या खर्चे सोचोगे? बहुत ही गिने चुने छोटे मोटे से खर्चे बनते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट द सब्जेक्ट फॉर द ट्रेडर। कहते हैं आप में कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई खास स्कोप नहीं है, आपने तो सामान खरीद कर आना है, रेंट देना है, बिजली का बिल आ गया सरकार का, वो एज इट इज देना पड़ेगा। तो आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई स्कोप नहीं है। यानी कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी, आपके लिए नहीं है प्योरली। आप तो खुद ही छोटे मोटे खर्चे खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात आई मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर कौन पर्सन है? हु परचेजेस द रॉ मटेरियल एंड हु सेल्स द फिनिश्ड गुड्स। अरे खरीदा कुछ और था, बेच कुछ और कैसे दिया? मतलब क्या किया होगा? तुमने इसको बनाया होगा, तुमने इसको बनाया होगा। बनाया होगा मींस तुमने मैन्युफैक्चर किया होगा। मैन्युफैक्चर कैसे होता है यार? कुछ तो प्रोसेस की होगी। अगर मैं ये मान लूं, ये फोन मान लीजिए सैमसंग कंपनी फोन बना रही है, तो ऐसी थोड़ी बन जाएगा। बहुत सारी तरह के रॉ मटेरियल आए होंगे, बड़ी बड़ी मशीन्स होंगी, उन मशीन्स में प्रोसेसिंग हुई होगी। इतनी मशीन्स, इतने टाइप का रॉ मटेरियल आया तो स्टोर भी कहीं करके रखा होगा। इतने सारे वर्कर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे होंगे, फैक्ट्री के अंदर,
उसके अलावा काफी सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे होंगे जो कि सब काम को मैनेज करेंगे, कितना मटेरियल आया, कहां से आया, उसका पेमेंट करो। एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, अरे सामान परचेज कर रहे हैं। एक सेल डिपार्टमेंट होगा, एक एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होगा। अगर कोई जॉब छोड़कर चला गया, उसकी जगह नया कौन आएगा? एचआर डिपार्टमेंट होगा। इतना भारी भरकम काम, यानी कि आपकी तो बहुत सारी तरह की कॉस्ट बन रही है। तो ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपके लिए है, बिकॉज आपकी तो बहुत सारे खर्चे हैं। वी हैव टू ट्राई कि हां हम वहां पर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो हमारा जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज प्योरली फॉर द मैन्युफैक्चरर। जितने भी चैप्टर आपको मिलने वाले हैं, एक चैप्टर को छोड़कर सारे के सारे चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होंगे। क्या मेरी बात को समझे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब चैप्टर पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में हमेशा डाउट्स रहते हैं कि यार ट्रेडर के लिए हम बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रेडर के खर्चे बहुत कम है, मैन्युफैक्चरर के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो वहां पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात डिटेल में करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सर्विसेज। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं आप में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, किसी का नाम उठा ले। कौन बनना चाहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट? देखो इसमें देरी नहीं करते, ये तो बहुत ही सुंदर विषय है। ओके, आप कहिए, मेरे सामने बैठे हैं बिल्कुल। सुमित, शर्मा कर बोला यार आपने नाम। सुमित, आप भी सीए बनने आए हैं जीवन में एक सपना लेकर? ठीक है जी, चलो ये लो सपना पूरा, सीए। सुमित, सो सुमित बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द ईयर 2021। मैं जब भी एग्जांपल बनाता हूं ये मानकर बनाता हूं कि बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेगा। ठीक है जी, ओके। तो सुमित बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही जॉइंड अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से बिग 4 EY अर्न्स्ट एंड यंग में पहुंच गए हैं। एंड इनका जो पैकेज है कितना बनाए, चलो यार सबका अच्छा सवाल, 24 लाख पर एनम। पर मंथ भी मत बना लेना यार, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जस्टिफाई करना। तो 24 लाख रुपए प्रति वर्ष का इनका पैकेज है। तो इनको ट्रैवलिंग की बहुत जो है एक लत लग गई है, ट्रैवलिंग एक बहुत ही अच्छा शौक है, तो इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ये कहते हैं कि मैं जाऊंगा गोवा। ठीक है जी, हसीनों की बस्ती गोवा, मैं जाऊंगा गोवा। देखा होता है मन में बड़े सपने होते हैं, गोवा कैसा होगा, कसीनो होगा, बीच होगा, हाथ में कुछ बोतल एक्सेट्रा। ठीक है, इमेजिन कर सकते हो। ओके, सो गोवा जाने का इनका मन कर रहा है। ये कह रहे हैं मैं जाऊंगा बाय एयर। जब एयर का टिकट चेक किया, मान लेते हैं ये पुणे में ही है, पुणे EY। हाँ जी, पुणे रहना। अरे सांगली में EY नहीं है यार, ऐसे तो मत करो, सांगली में EY नहीं है, एयरपोर्ट भी नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। तो पुणे से इन्होंने जाना है जी गोवा। हवाई यात्रा, टिकट जब चेक किया तो टिकट का रेट आ रहा है, मान लेते हैं 5,000 रुपए। पैसा तो बहुत है इनके पास, देख लिया पैकेज तो खूब है। ये कहना और ले लो, मुझे क्या करना है। तो 24 लाख रुपए की सैलरी है, 5,000 रुपए की टिकट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इनके लिए। लेकिन बैक ऑफ द माइंड पर, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो इनका सोचने का मन कर रहा है यार ये 5,000 रुपए बने कैसे, ये टिकट 5,000 की बनी तो बनी कैसे? इतने सारे पैसेंजर बैठे हैं, सबसे 5,000 ले रहे हैं, पता नहीं कितना सारा प्रॉफिट कमाते होंगे। अक्सर हमारे माइंड में ऐसी चीजें आ जाती हैं। पिज्जा, क्या छोटा सा तो डब्बा है, 200 रुपए का दे दिया, 200 रुपए कहां लगते हैं, इस चीज को लूट मचा रखी है। हम अक्सर ऐसी बातें सोच लेते हैं, क्योंकि हम माइंड में ये नहीं लाते कि भाई जहां पर डोमिनोज वालों ने अपना इतना बड़ा बंगलो खोल रखा है, इतना बड़ा दुकान खोल रखा है, उसका किराया भी तो जाता होगा। इतने सारे टोपी लगाकर बेचारे घूमते रहते हैं डोमिनोज के अंदर, उनका सैलरी भी तो जाता होगा। आपको इतने सारे खर्चों के बाद ये चीज मिलती है। तो ये 5,000 रुपए की टिकट कैसे बनी होगी? किस चीज में जाओगे? हवाई यात्रा करते हुए, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। तो भाई एरोप्लेन कितना महंगा आता है यार, एरोप्लेन की डेप्रिसिएशन, उसके अलावा कौन से खर्चे जरा बताओ तो, कौन कौन से खर्चे होते हैं भाई? जब कंपनी, मान लेते हैं, कौन सी कंपनी जाना चाहोगे? इनका मन तो बहुत कुछ चाह रहा है, एयर से जाऊंगा, एयर होस्टेस भी होगी, बाकी इनको कुछ नहीं लेना। ठीक है जी, तो हम ये मानते हैं एयर इंडिया से आप जाओगे, वहां पर बहुत ही खूबसूरत एयर होस्टेस होते साड़ी में। हाँ जी, तो एयर इंडिया से इनका जाने का मन है, एयर इंडिया से जाएंगे। क्या क्या खर्चे होंगे जरा आप ये सोचकर बताइए, एयर इंडिया कंपनी के क्या क्या खर्चे होंगे जब वो पुणे से गोवा जाएंगे? एरोप्लेन कैसे उड़ेगा, कौन उड़ाएगा? क्या बात है, क्या वो वेरी वंडरफुल जी। एक बार एक बच्चों से ड्राइवर, तो मैंने बोला ड्राइवर अच्छा नहीं लगता यार, पायलट बोल दो। पता लगे आप साइकिल चला रहे हो, आप खुद को पायलट बोल रहे हो, एरोप्लेन वाले को ड्राइवर बोल रहे हो यार। सो पायलट को क्या देते हो भाई? सैलरी। एक एरोप्लेन में एक पायलट नहीं,
2-3 पायलट होंगे ऐसा मानकर चलिए। एयर होस्टेस, ये तो बहुत बहुत होंगी, ऐसा बोला कि बहुत अच्छी होंगी। चलो मैं दोनों ही लेकर चलता हूं, तो एयर होस्टेस मानकर चलते, 3-4 एयर होस्टेस भी हैं जी, तो उनकी सैलरी भी होगी। ओके, उसके अलावा क्या खर्चे हो सकते हैं? बहुत ही बढ़िया, फ्यूल, ठीक है जी, फ्यूल होगा, जिसको कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल यूजली आप कहते हैं, फ्यूल होगा। उसके अलावा जब पुणे में आप एयरपोर्ट पर जब जाएंगे, आप एरोप्लेन में चढ़ेंगे, ठीक है ना, यू विल बोर्ड दी प्लेन, प्लेन वहां पर खड़ा होगा, तो प्लेन को खड़ा करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी उनसे पैसा लेती है। सिमिलरली जब आप गोवा पहुंचोगे, लैंड करोगे, एरोप्लेन खड़ा होगा, आप लोग उतरोगे, उसके बाद एरोप्लेन कुछ देर वहीं खड़ा रहेगा, जब नेक्स्ट फ्लाइट होगी तो वहां से उड़कर जाएगा। जितना टाइम एरोप्लेन गोवा एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, उस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी आपसे चार्जेस लेगी। ये सभी चीजें, अभी तो जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कुछ खर्चे लिए, तो ये सभी खर्चे हैं। उसके बाद एयरलाइन कंपनी अपना प्रॉफिट उसके अंदर ऐड करेगी, तब जाकर ये बनेगी टिकट 5,000 रुपए की। क्या एयरलाइन कंपनी चाहेगी कभी कि उनका ये जो किराया है 5,000 से कम हो जाए? बिल्कुल यार, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग हवाई यात्रा कर सके। आज की डेट में मैं कह दूं, अगर मुझे गोवा जाना है बाय ट्रेन की, जो अच्छी ट्रेन है, फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन की अगर टिकट मुझे मिल रही है 2,000 रुपए की और एरोप्लेन की 5,000 की, फिर भी मेरे माइंड में आएगा 3,000 रुपए सेव होते हैं। अगर मैं कह दूं कि ये टिकट 5,000 की बजाय लेट से 3,000 रह जाए, आप कहोगे यार बाय ट्रेन जाऊंगा 10 घंटे लगेंगे, बाय एयर 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो एयर वाला बेटर है, टाइम इज मनी। एटलीस्ट इतना तो सुना ही है कि समय तो मेरा बचेगा, मैं ज्यादा घूम लूंगा, बीच पर थोड़ा ज्यादा सनबाथ ले लूंगा, ठीक है ना, फायदा तो देखो बहुत है। और एरोप्लेन में बैठने का मजा ही कुछ हो रहा है, फेसबुक स्टेटस अपलोड होगा। और ट्रेन में जाओगे तो कैसे लिखोगे? गोइंग बाय ट्रेन। अगर उड़ोगे तो लिखोगे बाय एयर, एक तो फोटो भी खींचकर डाल दोगे एयरपोर्ट की, तो उसका मजा ही अलग है। सो एयरलाइन कंपनी भी चाहती है टिकट सस्ती हो जाए, तो बहुत सारे लोग हमारे एरोप्लेन में बैठकर जाएंगे। जितनी ज्यादा सीट भरेगी उतना ही तो फायदा होगा एरोप्लेन कंपनी को। और वो वहां पर सेलिंग प्राइस कम कैसे होगा? वो बुलाएंगे मिस्टर कॉस्ट अकाउंटेंट को, यार ये देखो हमारी इतनी कॉस्ट लग रही है, क्या कोई जरिया है कि ये कॉस्ट कम हो सके? क्योंकि अगर कॉस्ट कम होगी तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि टिकट का किराया भी कम हो जाएगा। यानी कि यस, ये सर्विस सेक्टर की बात कर रहे थे, सर्विस सेक्टर में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हो सकती है। समझे क्या मेरी बात को? तो सर्विस सेक्टर में भी कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है, लेकिन बहुत ज्यादा इस एरिया में अभी तक डेवलपमेंट नहीं है। मैंने आपको जब यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बोला तो क्या कहा? पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट वन चैप्टर, दैट वन चैप्टर बिलोंग्स टू द सर्विस, जिसका नाम होता है सर्विस कॉस्टिंग। ये हमारे सिलेबस का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर रहेगा जब हम इसको करेंगे, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यस इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। वहां पर हम सर्विस सेक्टर की बात ही करेंगे, जहां पर एरोप्लेन कॉस्टिंग, हॉस्पिटल कॉस्टिंग, होटल कॉस्टिंग, स्कूल कॉस्टिंग, जो जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हो गए, उनकी बात हम वहां पर करेंगे, राइट। तो ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बेस बनता है। मैं आपको दिखाता हूं अब कि हमारा जो कोर्स करिकुलम है इंस्टीट्यूट ने उसमें किस प्रकार से सिलेबस दिया है, राइट। So let us go to that particular ये लीजिए, ये देखिए। तो ये इंस्टीट्यूट के शब्दों में, हमारे शब्दों में नहीं, मैं आपको इजी करके भी थोड़ी देर में लिखाऊंगा। तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आपको इस फॉन्ट में इस प्रकार से सिलेबस लिखा हुआ मिलता है। सबसे पहले तो ये देख लें जी, पेपर नंबर 3, ठीक है ना, कल आपको बता दिया था डेट शीट याद रखनी कितनी जरूरी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 पेपर, 3 यार 100 मार्क्स, एक ही पेपर होगा पूरे 100 नंबर का, और इसके अंदर सब्जेक्ट भी अब एक ही है। पुराने सिलेबस में कॉस्ट प्लस एफएम चलता था, लेकिन नए सिलेबस में देयर इज ओनली कॉस्ट, कॉस्ट एंड कॉस्ट फॉर 100 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंग्लिश में कुछ लिखा है, अभी हमें नहीं पढ़ना है, आगे देखते हैं कंटेंट्स। इंस्टीट्यूट ने कंटेंट्स किस प्रकार से दिए? फर्स्ट लिखा है बेटा ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां पर लिखा है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये समझ लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया, दैट वाज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ। उसी चीज को इलेबोरेट डिटेल्ड मैनर में इंस्टीट्यूट ने यहां पर फर्स्ट चैप्टर के अंदर कहा है। दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल पोर्शन, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्योरली थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है। देन मेन जो पार्ट है दैट इज दिस
फर्स्ट मेन पार्ट, सिर्फ वर्ड देखने आपने, जो मैं वर्ड दिखा रहा हूं आपको भी, कॉस्ट शीट। दिस इज द बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वेरी वेरी एलिमेंट्री। ये लगा लीजिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग करते हुए सबसे पहले यही चीज है जिसकी नॉलेज हमें लेनी होगी, और मैं चाहूंगा इस चीज को आज हम स्टार्ट भी करेंगे फॉर्मली। ये होता है कॉस्ट शीट, जो कि बिल्कुल बेसिक है। कमिंग टू दी पेज नंबर 2, कॉस्ट शीट के बाद अगर आप यहां पर देखें क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, और बड़े ही क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर हमें कहीं नहीं दिखता। जो कॉस्ट शीट फॉर सर्विस सेक्टर है, ये जैसा कि मैंने कहा, ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर रहेगा। ये हम करेंगे इन सर्विस कॉस्टिंग। जब मैं आप लोगों के साथ कॉस्ट शीट स्टार्ट करूंगा आज, तो हम कॉस्ट शीट की बात करेंगे ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो सर्विस सेक्टर की कॉस्ट शीट है उसकी बात ही नहीं करनी। वो कब होगा? जब लास्ट चैप्टर पर जाएंगे सर्विस कॉस्टिंग पर। उसके बाद मेन वर्डिंग देखनी है, मटेरियल कॉस्ट, सेकंड चैप्टर हमारे सिलेबस का मटेरियल कॉस्ट। बस इतना देखो वर्ड, मटेरियल के अंदर क्या क्या है वो डिटेल लिखी है, ABCD, उसको भी ना समझ आएगा ना हमें जरूरत है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एम्प्लॉय कॉस्ट, पॉपुलरली कॉल्ड एज लेबर कॉस्टिंग। इस चैप्टर को लेबर कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद लेबर के अंदर की डिटेल बताई नहीं चाहिए अभी। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, उसके बाद हमें दिखता है समथिंग कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी एक तरह का, जैसे अभी क्या देखा, पहला कॉस्ट शीट, वापस याद दिला दो, फिर मटेरियल, फिर लेबर, उसके बाद लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका सेपरेट चैप्टर नहीं बनता, इसकी हम मिक्स बात ही करते हैं, इसमें अलग से कोई प्रैक्टिकल नहीं बनता है। थ्योरी में समझने के लिए ठीक है, वो आज ही मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकल इसका अलग से नहीं बनता। पहला चैप्टर कॉस्ट शीट, दूसरा मटेरियल, तीसरा लेबर, फोर्थ चैप्टर ओवरहेड्स। फोर्थ चैप्टर ओवरहेड, इन सबके मतलब आज सीखेंगे हम थोड़ी देर में। फोर्थ चैप्टर ओवरहेड। देन दिस इज द न्यू चैप्टर ऑफ सिलेबस। पुराने सिलेबस में ABC नहीं था, ये न्यू सिलेबस में पहली बार डाला गया। इट वॉज इन CA फाइनल कॉस्ट अर्लियर। CA फाइनल में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग वापस से 100 नंबर का है। ग्रुप 2 के अंदर पहला सब्जेक्ट, ग्रुप 2 के अंदर 4 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 के अंदर 4 सब्जेक्ट है, और ग्रुप 2 के अंदर जो पहला सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग 100 नंबर का। वहां से ये चैप्टर को उठाकर इंटर में शिफ्ट कर दिया। अब CA फाइनल में ABC नहीं पाया जाता। ये चैप्टर भी हम ऑलमोस्ट लास्ट में करेंगे, बिकॉज इसका और किसी चैप्टर से खास कनेक्शन नहीं बनता है, बट दिस इज अ न्यू चैप्टर। उसके बाद ये है जी अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा, मैंने आपको आज ये सिखाया कि अकाउंटिंग में मेनली हम यूज करते हैं डेबिट्स, क्रेडिट्स एक्सेट्रा। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें कोई डेबिट क्रेडिट खास नहीं करना है, लेकिन एक चैप्टर ऐसा आएगा जहां पर हां हमें डेबिट क्रेडिट करना होगा, और ये है वो चैप्टर। इसका नाम ही क्या है? रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ द कॉस्ट। अगर आप इसके अंदर देखें, मैं आपको वर्ड दिखाऊं, बस इतना, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड, ये दो वर्ड जब हम इस चैप्टर को करेंगे एक्चुअल में, ये चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट एंड में जाकर होगा, जब हमारा कोर्स ड्यूरिंग द कंप्लीशन होगा, लास्ट के कुछ 22 डेज के अंदर हम इस चैप्टर को उठाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमें एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट की ही बात करनी है, जैसे कि हम अकाउंट्स के अंदर करते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग। इस चैप्टर को कॉस्ट शीट ही कहते हैं, यानी कि जो कॉस्ट शीट के आप क्वेश्चन करोगे और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन करोगे वो दोनों बिल्कुल सेम ही टाइप का क्वेश्चन होता है। तो जब हम कॉस्ट शीट करेंगे, मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको साथ में ही करवा दूंगा। अदरवाइज इस चैप्टर के अलग से कई टीचर क्वेश्चन ना बनाते ना कराते, और इंस्टीट्यूट भी इस चैप्टर के अलग से क्वेश्चन नहीं देता है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग, सिर्फ नाम देखना है हमने अभी, जॉब कॉस्टिंग। देयर इज समथिंग कॉल्ड बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया? सिंपल से बताऊं, अगर जहां पर काम जॉब के हिसाब से किया जाता है, जैसे कि मैं कह दूं मुझे अपने लिए मान लीजिए एक सोफा बनवाना है, सोफा, तो ये ऐसी चीजें जो कि कई बार बनी बनाई हमें पसंद नहीं आती, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बताऊंगा उनको कि मेरे को इतने सीटर सोफा चाहिए, 3 सीटर, 4 सीटर, 5 सीटर या 7 सीटर, उसमें कितनी डायमेंशन का होना चाहिए, अपने घर में जो रूम है, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से मैं कहूंगा मेरे को ऐसा सोफा चाहिए। तो हर काम बिल्कुल नया, उसको कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। जैसे कि टेलर, मैंने अगर अपने लिए सूट बनवाना है, किसी और ने अपने लिए सूट कोट पैंट बनवाना है, थर्ड पार्टी ने बनाना है किसी और ने, तो हर पर्सन का डायमेंशन अलग है, उसके अकॉर्डिंग ही टेलर उस काम को करेगा। तो वहां पर वर्ड यूज होता है जॉब कॉस्टिंग। फिर आता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या है? अगर आपने कभी, एग्जांपल से बता लेकर चलता हूं, मेडिसिन खरीदी हो, मेडिसिन का पत्ता जिसमें टैबलेट्स होती है, स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप देखें लिखा रहता है बैच नंबर।
बैच वर्ड यूज होता है बेटा वहां पर जहां पर कमोडिटी ग्रुप में बनाई जाती है, बैच में बनाई जाती है। बैच का मतलब काफी सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे ही प्रोसेस होते हैं, वहां पर वर्ड यूज होता है बैच कॉस्टिंग। आज तक इस चैप्टर का क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आया है, बहुत ही अनइंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर जिसके बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। मेन वर्ड हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक जान चुके हैं कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। एक आपको दिखा है रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग जिसके अंदर था नॉन इंटेग्रल, इंटेग्रल, और अभी देखा जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। देन अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर आया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इंस्टीट्यूट ने की है अमेंडमेंट। ओल्ड सिलेबस में जो किया गया और न्यू सिलेबस में इस चैप्टर को किया जाएगा, तो दोनों में थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने डिफरेंस रखा है। डिफरेंस क्या है? न्यू कोर्स में आसान कर दिया है, ओल्ड कोर्स में मुश्किल था, न्यू कोर्स में वो चीज, मुश्किल चीज को निकाल दिया, बहुत ही आसान कर दिया। चेहरे पर खुशी, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज प्रोसेस कॉस्टिंग। बस नाम याद रखने, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये आ गया सर्विस सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, जहां पर सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग की बात करेंगे। मैंने कुछ नाम आपके सामने लिए थे, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, जिसमें एयर वाला हम बात कर सकते हैं, तो वो सारी बात सर्विस कॉस्टिंग के अंदर आ गई। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बस नाम याद रखने क्योंकि नाम आपको थोड़ी देर में रजिस्टर में नोट करवाऊंगा। देन मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोथ। एंड द लास्ट इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो ये हमारे सिलेबस के कुल मिलाकर चैप्टर बनते हैं, जिसकी मैं आपको लिस्ट बनवाऊंगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे 15 या 16 चैप्टर बनेंगे, अभी हम लिस्ट के थ्रू इसको देखेंगे। उतने चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर हैं। सेम चैप्टर ओल्ड सिलेबस में 50 नंबर के लिए थे, बट यू गाइज आर लकी कि आपको इस चीज को अच्छे से पढ़ने का मौका ही मिलेगा। एंड जितना हम करेंगे, नॉलेज ग्रास्प करेंगे, उसको पेपर में हमें प्रेजेंट करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि ये चीज अब 100 नंबर की पूछी जाएगी। राइट, सिर्फ एक चैप्टर नया ऐड हुआ जो मैंने आपको बताया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC जिसको कहते हैं, वो ओल्ड में नहीं था, वो न्यू में आ गया। अदरवाइज सारे के सारे चैप्टर ओल्ड में भी थे, न्यू में भी उसी प्रकार से रखे गए हैं। क्लियर है? ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क है। ये जो मैंने आपको दिखाया बेटा, ये ICAI के द्वारा ही लिखा गया सिलेबस है। राइट, इसके आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट का एक ब्रेक आपको दे देते हैं पहले। कम ऑन। सो सिलेबस इंस्टीट्यूट का देखने के बाद क्या प्रिस्क्राइब है, हम एक लिस्ट अपने रजिस्टर में बनाएंगे जी जरूर, ठीक है जी, और कुछ नोटिंग्स भी करेंगे। तो रजिस्टर आज हम निकाल लेंगे अपने सामने, और जरा लिखते हैं हेडिंग, सिलेबस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिलेबस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Number 1, basic concepts. Number 1, basic concepts. Number 2, cost sheet. Number 3, मटेरियल कॉस्टिंग। साथ साथ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं बेटा। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, देन कॉस्ट शीट, देन मटेरियल कॉस्टिंग। नंबर 4, लेबर कॉस्टिंग। नेक्स्ट ओवरहेड्स। आपको याद आ रहे होंगे, ये नाम हमने थोड़ी देर पहले देखे हैं बिल्कुल इंस्टीट्यूट के सिलेबस में भी। कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स। फिर लास्ट में एक चैप्टर आप बच्चों ने मेरे साथ देखा था जिसका नाम था बजटरी कंट्रोल। मैं आपको सारा सिलेबस भी लिखवा रहा हूं, चैप्टर वाइज जो हम करेंगे एंड किस सीक्वेंस में करेंगे वो भी आपको लिखवा रहा हूं। हम इसी सीक्वेंस में ही इन चैप्टर्स को करते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, देन कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, बजटरी कंट्रोल। देन कम्स द चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर 8, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग।
चैप्टर 9 प्रोसेस कॉस्टिंग, चार नंबर तक लिख लिया बेटा सबने, मैंने थोड़ा स्क्रीन को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है। चैप्टर नंबर 10 जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ये चैप्टर आपने अलग से नहीं देखा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक पार्ट माना जाता है, बट आई कंसिडर एज अ डिफरेंट चैप्टर टोटली। इसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं प्रोसेस से, तो हमने इसका अलग चैप्टर बना दिया, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। चैप्टर 11 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी नाम हमने देखा था अंत में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और एक था मार्जिनल कॉस्टिंग, जिनको मैंने बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहा था। सो चैप्टर नंबर 12 मार्जिनल कॉस्टिंग बेटा, चैप्टर 13 reconciliation of cost accounting and financial accounting, chapter 13 reconciliation of cost accounting and financial accounting। आपको जो एक चैप्टर का हेडिंग दिखाया था कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग जिसके अंदर इंटेग्रल नॉन इंटेग्रल, तो ये उन्हीं का ही एक पार्ट है रिकॉन्सिलिएशन, ये अलग चैप्टर बनता है। देन चैप्टर 14 इंटेग्रल एंड नॉन इंटेग्रल सिस्टम, इंटेग्रल एंड नॉन इंटेग्रल सिस्टम। चैप्टर 15 सर्विस कॉस्टिंग, जहां पर सर्विस सेक्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर का एक और नाम है बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, भी इस चैप्टर को कहा जाता है, तो ब्रैकेट में हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी लिख लेंगे। चैप्टर 15 सर्विस कॉस्टिंग ऑब्लिक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये लिस्ट हो गई है ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, और न्यू में भी ये सारे चैप्टर सेम है। और मैंने आपको क्या कहा कि न्यू चैप्टर सिलेबस में देयर इज अ 1 चैप्टर एक्स्ट्रा, तो उसको हम नंबर 16 बना लेते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ब्रैकेट में लिख लेंगे इस चैप्टर का एक पॉपुलर नाम, शॉर्ट फॉर्म में इट इज कॉल्ड एज ABC। ठीक है, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स एंड द सीक्वेंस in which we shall be taking up all these chapters। okay, पहला चैप्टर ये नोट कर लीजिए अगर कोई रह गया बच्चा, चैप्टर 16 तक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तक, कुल मिलाकर 1 से 16 नंबर तक हम जाएंगे। इसी सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को हम अंजाम देंगे। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा किस प्रकार से चैप्टर्स को अप्रोच करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम सब ये जानते हैं कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि आप बच्चे अकाउंट्स पढ़कर आए हो, तो चैप्टर के अंदर सिलेबस के अंदर हम ये मानते हैं, और एग्जाम में जब एग्जाम आपको आएगा 100 मार्क्स का, ओल्ड सिलेबस के बच्चों को हम बड़े ही कॉन्फिडेंस से पैटर्न बताते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत समय से ओल्ड सिलेबस में पेपर लेता है, तो हम उनको बताते हैं कि इतने मार्क्स का प्रैक्टिकल, इतने का थ्योरी आपको आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, उसके अंदर इतने सब पार्ट होंगे। लेकिन न्यू सिलेबस में आप देख रहे होंगे कि मैंने अब तक आपसे ये चीज डिस्कस नहीं की है। अदरवाइज आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो सबसे पहले लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न, बिकॉज इंस्टीट्यूट के साथ लड़ने जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट के दाव पेंच पता होने चाहिए कि इंस्टीट्यूट कैसे, कितने क्वेश्चन, क्या चॉइस, कितने सब पार्ट कैसे पूछने वाला, कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल। लेकिन नए सिलेबस में हमें अब तक कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ना तो अब तक पेपर का प्लान आउट किया है, जो कि हमें लगता है आउट होगा भी नहीं। शायद स्ट्रेट अवे जो मई 2018 में स्टूडेंट्स बैठेंगे तब हमें पता चल पाएगा कि इंस्टीट्यूट कैसा पेपर पूछने वाला है, कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल। बट हाँ, नॉर्मली हम ये मान सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप ये मानकर चलिए कि अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 70+ मार्क्स हमें प्रैक्टिकल पेपर ही आने वाला है। कम से कम हमारी ऐसी अपेक्षा है कि 70+, जो कि हो सकता है 80+ भी हो जाए, बट एटलीस्ट कम से कम 70 नंबर का तो प्रैक्टिकल रहने वाला है। जितने भी ये चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, टोटल चैप्टर इतने ही हैं, थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी। हर चैप्टर में प्रैक्टिकल पोर्शन है और उसी प्रैक्टिकल से संबंधित थ्योरी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। लेकिन
जो ये पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज प्योर थ्योरी, जिसको शुद्ध बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं है, ये शुद्ध थ्योरी का चैप्टर है। और कई जगह पर अक्सर पहला चैप्टर थ्योरी का स्टार्ट किया जाता है, बट मेरा ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं है, बच्चे बोर होते हैं थ्योरी से, तो हम स्ट्रेट अवे एक प्रैक्टिकल चैप्टर पर चले जाएंगे, जो कि हमारा चैप्टर रहेगा कॉस्ट शीट। और जब हम एक दो प्रैक्टिकल चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ टर्म्स, कुछ चीजें बताई होंगी, जो कि अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो बड़े इजीली उनको सीख जाएंगे। तो स्ट्रेट अवे आई विल बी गोइंग टू चैप्टर नंबर 2, लेकिन उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स में थोड़े से पॉइंट्स, कॉस्ट का मतलब क्या है, और जो आपको एक्सपेंस, लॉस और एसेट के बारे में बताया था, वो थोड़ी चीजें हम नोट करना चाहेंगे। तो आइए बेटा, सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे अपने रजिस्टर्स में, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ये तो नहीं चलेगा ना, ये लीजिए, वापस से आगे, ओल्ड इज गोल्ड, ये लीजिए। मीनिंग ऑफ कॉस्ट लिखिए बेटा, स्पीड मेरे साथ बनाए रखेंगे। कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर incurred in producing the goods or services. Cost is the expenditure incurred in producing the goods or services, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, it means and includes it means and includes the expenses it means and includes the expenses of which the benefit has been consumed in the current period. It means and includes the expenses of which the benefit has been consumed in the current period. ओके, सो ये हमारे कॉस्ट का मतलब हो गया। फटाफट से इसमें मैं इंपॉर्टेंट वर्डिंग आपको बता दूं। क्या लिखते हैं बेटा? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर, पहली बात तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स और सर्विसेज। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चीजों का खर्चा होगा, हम सिर्फ उन्हीं को ही कॉस्ट में लेंगे, लॉसेस को नहीं लेंगे, क्योंकि लॉस हेल्प नहीं करता किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, राइट। और दूसरा पॉइंट भी पहले के ही कंजंक्शन में है, कॉन्टिन्यूएशन में है, दैट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दोज एक्सपेंसेस ऑफ विच द बेनिफिट हैज बीन कंज्यूम्ड। और कब कंज्यूम हुआ? इन द करंट पीरियड। इसी के बेस पर ही हमने कहा था कि देयर विल बी 3 पॉइंट्स, एक्सपेंस, लॉस और एसेट। 3 तरह की चीजें हमें मिल सकती हैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मुझे इसमें से पहचानना हो कॉस्ट कौन सी है, ये कॉस्ट है, एक्सपेंसेस कॉस्ट। क्या लॉस कॉस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। एसेट कॉस्ट नहीं है, लेकिन आपका जो डेप्रीसिएशन वाला पार्ट है वो जरूर कॉस्ट बनेगा। ये हम किस बेस पर कह रहे हैं? इस बेस पर जो हमने पॉइंट नंबर 2 लिख लिया, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द एक्सपेंसेस। और एक्सपेंस भी कौन से? जिनका बेनिफिट हैज बीन कंज्यूम्ड इन द करंट पीरियड। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहूं, आप बच्चे भी इसे नोट करेंगे इसी प्रकार से। अगर मैं यहां पर कहना चाहूं बेनिफिट, इसके सामने मैं लिख सकता हूं बेनिफिट कंज्यूम्ड इन करंट पीरियड।
एक्सपेंस का बेनिफिट हमें करंट पीरियड में मिला है। एग्जांपल याद कर लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैलरी दिया था, क्यों? क्योंकि उसने सर्विसेज दी। अगर मैं कहता हूं प्रेमिसेस में हम काम कर रहे हैं, हमने रेंट दिया, तो रेंट दिया है खर्चा, लेकिन उसका बेनिफिट सेम पीरियड में हमने कंज्यूम कर लिया है। लॉस के लिए लिखेंगे बेनिफिट, तो वर्ड कॉमन है, नॉट कंज्यूम्ड। लॉस का तो बेनिफिट ही नहीं मिलता जी, बेनिफिट नॉट कंज्यूम्ड। एंड एसेट के लिए बेनिफिट कंज्यूम्ड इन more than one period, so we consider depreciation only। इसी प्रकार से नोट कर लेंगे, एक्सपेंस, लॉस, एसेट। कॉस्ट जब हमें आइडेंटिफाई करना है तो एक्सपेंस के नीचे बेटा टिक लग जाएगा, लॉस के नीचे क्रॉस और एसेट के नीचे क्रॉस, लेकिन साथ में वर्ड आ जाएगा डेप्रिसिएशन। और अगर इसका हम डिटेल बनाएं तो हम लिख रहे हैं बेनिफिट, एक्सपेंस का बेनिफिट सेम पीरियड में कंज्यूम हो जाता है करंट पीरियड में, लॉस का तो बेनिफिट ही नहीं होता, एंड एसेट के लिए हम लिख सकते हैं कंज्यूम्ड इन मोर देन वन पीरियड। एसेट तो यही है, इसलिए तो एसेट बोलते हैं। सो उसके लिए क्या कंसीडर करते हैं? सो वी कंसीडर डेप्रिसिएशन ओनली, और ब्रैकेट में लिख देते हैं दैट इज द पोर्शन of benefit belonging to current period, portion of benefit belonging to current period। ठीक है बेटा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना ही चाह रहा था कि कॉस्ट का मतलब सीख लिया, और हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि हर वो चीज जो P&L के डेबिट में आ जाए या एसेट साइड पर लिखी हो, हर कोई चीज कॉस्ट नहीं बनती। द पॉइंट, सिर्फ वही चीज कॉस्ट बनेगी जो हमारे सेकंड लाइन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगी, दैट इट शुड बी एक्सपेंडिचर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट शुड बी सच अ बेनिफिट जिसका कि हमने कंजम्पशन कर लिया है करंट पीरियड के अंदर। वही चीज सिर्फ कॉस्ट में आएगी, उसके अलावा कोई और चीज कॉस्ट में नहीं आ सकती। हम स्ट्रेटअवे चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम रहेगा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट वापस एक बार दोहरा दूं, आप बच्चों को जो नोट्स मिले हैं वो चैप्टर 1, यानी कि मैं इसको चैप्टर 1 ही मानूंगा। वैसे मैंने आपको 16 चैप्टर की लिस्ट बनवाई जिसमें पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट प्रैक्टिकली करते हुए मैं चैप्टर 1 यहीं से मानूंगा। तो जब मैं चैप्टर 1 बोलूंगा मतलब मैं कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूं। तो हम पहले चैप्टर पर आगे, प्रैक्टिकल कॉस्ट शीट। आपको जो नोट्स मिले हैं, मैं उन नोट्स का बेटा स्ट्रक्चर बता दूं आपको मैंने एक पर्टिकुलर बुकलेट बनाकर दी है, जिसके अंदर देयर आर 3 सेट्स। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो अभी आस पड़ोस से शेयर कर लेंगे जी, लेक्चर के बाद मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। अभी नोट्स की वैसे जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूं आपको, अपने आप मत देखिएगा, जरा मेरे से सुन लीजिए, उसके बाद उसको समझेंगे नोट्स में क्या है। नोट्स में सबसे पहले आपको जो पेज है उस पर एक हेडिंग दिखेगा, थ्योरी सेट। ये पेज होंगे अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 9 तक, इन पेजेस पर नंबरिंग है। थ्योरी सेट 1 से 9 नंबर तक। उसके बाद लिखा होगा बेटा क्लास पजल, ये क्वेश्चन का सेट है, इसके अंदर पेज होंगे 1 से 10। और उसके बाद लास्ट में पेज रहेंगे होम पजल के 1 to 5। फर्स्ट चैप्टर आपका डेमो में चल रहा है, उसके बाद आपको जो बुक मिलेगी उसके अंदर भी ये चैप्टर होगा। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की कुल मिलाकर 4 बुक्स मिलेंगी, जिसमें से, ध्यान से सुनते जाइए मेरी बात को गौर से, पहली बुक होगी क्लास पजल, जिसके अंदर वो क्वेश्चन होंगे जो हम क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि आपको नोट्स में जो क्लास पजल के अंदर क्वेश्चन दिए गए, ये वो क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर के कॉस्ट शीट के क्लास के अंदर ही बैठकर सॉल्व करेंगे। होम पजल विल बी योर सेकंड बुक, जिसके अंदर पजल यानी कि क्वेश्चन होंगे जो कि आपको होमवर्क के लिए मैं ही दूंगा, आइडेंटिफाई करके कि ये क्वेश्चन नंबर आपको करते जाना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सिर्फ मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसका हमें फायदा बहुत मिलेगा, वो ये है
कि वेन एवर वी डू अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं उस क्वेश्चन के साथ आपको प्रॉपर हिस्ट्री लिखवाऊंगा, जो मैं आपको बोलूंगा और हम नोट भी करेंगे हर क्वेश्चन के लिए जिसका हिस्ट्री बनता है कि वो क्वेश्चन कब इंस्टीट्यूट ने कौन से एग्जाम में पूछा था। ईयर 2000 ऑनवर्ड मैंने सारा रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ है, तो सन 2000 से लेकर नवंबर 2017 तक 36 अटेम्प्ट्स जो हुए हैं, 2000 से लेकर 2017 तक 18 साल के अंदर हर साल में 2 अटेम्प्ट, 36 अटेम्प्ट, कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का आया, ये चीज मैं आपको साथ साथ नोट करवाऊंगा, बिकॉज जब आप रिवीजन करेंगे तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम का निकला और कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट एग्जाम में एक नहीं 2 बार आए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में 3 बार सेम टू सेम इंस्टीट्यूट पूछ चुका है, यानी कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा इंस्टीट्यूट हर बार एग्जाम से पहले एक पब्लिकेशन निकालते हैं जिसको बोलते हैं आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर। इसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है पिछले ऑलमोस्ट 16 टू 17 आरटीपीज का। जो क्वेश्चन जिस आरटीपी का होगा, मई 13 का है, नवंबर 13 का है, नवंबर 17 का है, वो सारी चीज भी आपको मिलेगी। जितना भी लेटेस्ट एग्जाम नवंबर 17 हो गया, और लेटेस्ट आरटीपी कौन सा आया था, नवंबर 2017 के लिए, तो वहां तक का सारा रिकॉर्ड, सारे क्वेश्चन बुक के अंदर डाल दिए जाएंगे। एंड व्हेन यू स्टडी फ्रॉम मी यू नीड नॉट रेफर एनी अदर थिंग। आपको कोई स्टडी मटेरियल, कोई प्रैक्टिस मैनुअल, कोई स्कैनर, कुछ भी नहीं करना। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको नोट्स के अंदर मिलेगा, आसान से लेकर मुश्किल से मुश्किल तक हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन उसकी गारंटी की एग्जाम में कुछ भी बाहर से नहीं आ सकता। हर चीज ऐसी होगी जो हमने क्लास में पहले से ही कवर की होगी। क्लास और होम पजल दोनों के अंदर क्वेश्चन की भरमार होगी और सभी तरह के क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड होंगे, राइट। तो इस तरह से आपको एक क्लास पजल का इस चैप्टर का नोट्स दे दिया, एक होम पजल का दे दिया। उसके अलावा 2 बुक्स मिलेंगी आपको थ्योरी की, जिसमें से एक बुक का नाम है कॉस्टिंग गाथा, जिसको हम थ्योरी बुक बोलते हैं। इस बुक के अंदर जितनी मैक्सिमम थ्योरी बनती है वो सारी थ्योरी आपको दी होगी, सारे की सारी थ्योरी। इस चैप्टर की थ्योरी आपको यहां पर दी गई है, जिसके पेज नंबर 1 to 9 है, राइट। सभी थ्योरी हम क्लास के अंदर नहीं पढ़ेंगे, बहुत सी थ्योरी ऐसी होगी जो क्लास में आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल के साथ ही, और आपको बता दूंगा कि हाँ इसको हम घर जाकर पढ़ेंगे तो वो थ्योरी इजीली हो जाएगी। जो थ्योरी बिल्कुल सेपरेट होगी, अलग होगी, हाँ उसको हम क्लास में जरूर पढ़ लेंगे। उसके अलावा थ्योरी की एक दूसरी बुक मिलेगी जिसका नाम है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे पिछले 17 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, नवंबर 09 से लेकर नवंबर 17 तक थ्योरी के कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए, कितने कितने मार्क्स के आए। वो वाली बुक आपको अलग से मिलेगी कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसके अंदर वो वाली चीज होगी। आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स में ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट नहीं दिया, क्योंकि इससे कोई भी थ्योरी एग्जाम में कभी नहीं आई है, राइट। अदरवाइज आपको ये चारों बुक्स मिल जाएंगी कुछ समय के बाद, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होगा। और जो आपके फ्रेंड्स एक्सेट्रा अगर कहीं पर हमारा वर्चुअल करना चाहेंगे, ठीक है, पूरे इंडिया में वर्चुअल है, तो उनको स्ट्रेट अवे चारों बुक्स ही मिलेंगी। और जैसे आपको पेज नंबर यहां पर लिखे क्लास पजल 1 to 10, 1 to 5, 1 to 9, जब आपको बुक्स मिलेंगी तो बुक के अंदर सेम पेज नंबर होगा, तो उस चीज की चिंता आपको नहीं करनी है कि बुक के अंदर कुछ डिफरेंट पेज नंबर होगा। तो आप अभी नोट से पढ़े, सेम टू सेम इज एप्लीकेबल टू द फुल बुक ऑल्सो। क्लियर है, ये वाली चीज हमें समझ आ गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये रही थ्योरी बुक, ये रही क्लास पजल की एक झलक, और ये रही होम पजल की एक झलक, ठीक है ना। बिकॉज एज यू विल स्टडी फ्रॉम मी एटलीस्ट फॉर द कमिंग डेज, तो मैं पढ़ाने का अपना स्टाइल आपको बता दूं थोड़ा, हमारा क्या स्टाइल है, हम किस तरह से पढ़ाते हैं। जैसे मैंने भी आपको बता दिया कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कवरेज होगी अप्रोक्सीमेटली 800। उसके अलावा वेन एवर आई स्टार्ट द चैप्टर, हर चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले चैप्टर का जो हेडलाइन होगा, चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नाम, एक मोटिवेशनल कोट हर चैप्टर में मैं अपनी तरफ से लिख कर देता हूं। अपनी तरफ से मतलब मैंने कॉपी करके दिया, मेरी नहीं है, इनकी है, इनकी है। ये इनका नाम भी नीचे लिखा होगा कि इनका क्या कहना, तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, पढ़ेंगे इसको आप। ओके, उसके बाद आप देखेंगे हेडिंग लिखा होगा हर चैप्टर में। फर्स्ट पेज जो हेडिंग पेज है, एनालिसिस ऑफ पास्ट 17 अटेम्प्ट। इसमें क्या होगा, हम एक ग्राफ के थ्रू शो करते हैं चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, पिछले 17 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट का ट्रेंड क्या रहा है इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछने का, वो सभी चीज आपको इसके अंदर दिखाई जाएगी। हर चैप्टर के लिए सेपरेट होगा, थ्योरी के लिए थ्योरी वाला ग्राफ होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिकल का ग्राफ होगा, राइट। क्योंकि हमने कहा इस चैप्टर से कभी थ्योरी आई ही नहीं, तो पिछले 17 अटेम्प्ट में कोई थ्योरी का ग्राफ नहीं है, लिखा है नो थ्योरी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। जैसे ही हम क्लास पजल पर जाते हैं, यहां पर हमें मिलेगा फिर से वही बात, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, अ कोट, एनालिसिस ऑफ पास्ट 17 अटेम्प्ट, और ये क्या आ गया बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एनालिसिस। पिछले 17 अटेम्प्ट्स में
क्या ट्रेंड रहा है। और अगर आप ये देखेंगे नवंबर 09 से चलते हुए नवंबर 17 जो लेटेस्ट एग्जाम हो वहां तक की सारी डिटेल इसके अंदर डाली है। आप देख रहे हैं नवंबर 2015 में एक बार सिर्फ 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो क्या ये चैप्टर अनइंपॉर्टेंट है? प्राइमा फेसी तो बेहद अनइंपॉर्टेंट लग रहा है। इतने साल में इतने अटेम्प्ट से सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया, तो ये चैप्टर देखने से अनइंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन ये अनइंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दिस चैप्टर इज द बेसिक टू ऑल द अदर चैप्टर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इस चैप्टर को हम नहीं छोड़ सकते। ये देखते हुए मैं कह रहा हूं इसमें से एक नंबर का भी नहीं। अगर इंस्टीट्यूट आज ये कह भी दे कि हम ये चैप्टर सिलेबस से निकाल देते हैं, मैं तब भी करवाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर को करने के बाद ही हम मजबूत होंगे और हमें बाकी सभी चैप्टर की एनर्जी यहीं से डिराइव करनी होगी। तो इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट देखने का नजरिया इस ग्राफ से नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंस्टीट्यूट की इंटेंशन क्लियर है कि आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आता था। नवंबर 09 से पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, जो सारे के सारे आपको क्लास और होम पजल के अंदर मिलने वाले हैं, राइट। तो ये रही बेटा इस चैप्टर के ग्राफ की बात। एंड व्हेन वी विल कम टू होम पजल, क्योंकि होम पजल वाली बुक भी आपकी क्वेश्चन की बुक ही है। होम पजल में भी क्वेश्चन है, क्लास पजल में भी क्वेश्चन है। सो उसमें भी सेम तरह से चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, मोटिवेशनल कोट, एनालिसिस, और ये जो एनालिसिस होगा ये सेम एनालिसिस होगा जो कि आपकी क्लास पजल के अंदर है, क्योंकि दोनों ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बुक्स हैं। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज जब भी किसी टीचर से पढ़ेंगे उसके नोट्स कैसे पढ़ते हैं, दिस बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब भी आप मेरी बुक से कोई चैप्टर पढ़ेंगे, आपको हर चैप्टर से पहले ग्राफ दिखेगा। याद रखना, थ्योरी बुक में जो ग्राफ है वो अलग है, वो थ्योरी क्वेश्चन का है। प्रैक्टिकल बुक में जो ग्राफ है वो अलग है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ग्राफ रहेगा। हाँ, जो क्लास पजल और होम पजल में वो दोनों के दोनों ग्राफ सेम रहेंगे। और इस बुक में आपको नहीं दिया है मैंने ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, अदरवाइज जब आपको ये वाली बुक मिलेगी ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, तो इसके अंदर भी जो ग्राफ होगा और कॉस्टिंग गाथा, क्योंकि दोनों थ्योरी की बुक्स हैं, तो इनके अंदर भी जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, राइट। तो जितनी मैक्सिमम चीजें बनती हैं, मेरा ये पर्पस रहेगा, थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल, बिल्कुल इजीएस्ट मैनर में हर चीज आपके सामने पेश कर दूं, सो दैट हमें किसी भी और चीज पर रिलाई ना करना पड़े। अदरवाइज बहुत सी बार यही दिक्कत रहती है, क्लास हमने किसी टीचर से कर, लेकिन बाद में हम चाहते हैं किसी अच्छे टीचर के नोट्स हमें मिल जाएं, तो किसी प्रकार की वैसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। द थिंग विच कैन बी डन इन अ बेस्ट मैनर, हर चीज आपको वो चीज मिलेगी, राइट। आइए अब स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम कह रहे हैं कॉस्ट शीट। ओके, अभी हमें नोट्स की जरूरत नहीं है। आप सब बच्चे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे स्क्रीन की तरफ। सभी बच्चे ध्यान केंद्रित करेंगे स्क्रीन की तरफ। लिखना अभी कुछ नहीं है, जब लिखना होगा मैं इशारा करूंगा, उसके बाद आप लिखेंगे, अदरवाइज सिर्फ समझेंगे। आज का काम है सिर्फ सुनने का। कॉस्ट शीट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक कुछ शीट बनाने की बात की जा रही है। कैसी शीट? जो कि कॉस्ट से संबंधित है। यानी कि हम क्या बात करने वाले हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जाए जिसके अंदर सारे की सारी कॉस्ट को लिखा जाए, उसको कहेंगे कॉस्ट शीट। जैसे कि थोड़ी देर पहले आज के लेक्चर में शुरुआत में हमने फरवरी महीने की बात की, 14 फेब बच्चे का खर्चा बहुत हो गया था। याद है क्या खर्चा क्या था? कौन बता पाएगा खर्चा क्या था? दिस चाइल्ड लुक्स वेरी हैप्पी विद द वैलेंटाइन। यस, अरे उसमें क्या शर्माने वाली बात है, तो सभी के चेहरे खुश हैं, सर खुद खुश हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष, तो बताओ यार जरा किस किस चीज पर खर्चा हुआ था हमारा 14 फरवरी को? क्या क्या खर्चा हुआ था जरा बता दो। मूवी, चॉकलेट, रोज। आपने रिवर्स ऑर्डर में बोल दिया, पहले रोज था, फिर चॉकलेट थी और फिर मूवी थी। ऐसे मूवी पे नहीं जाएगी, पहले रोज देना होगा, फिर चॉकलेट और फिर मूवी के लिए मनाना होगा। अच्छा, रोज कितने थे ये तो बता दो। 10 रोज थे, और एक रोज कितने का था? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो 200 रुपए गुलाब पर खर्च हुए, और उसके बाद चॉकलेट। कौन सी चॉकलेट थी? डेयरी मिल्क सिल्क। कितनी? एक चॉकलेट कितने की थी? 100 रुपए की। 200 रुपए यहां गए थे, और फिर हम गए थे पद्मावत देखने। ठीक है जी, पद्मावत देखने, जिसमें आप दीपिका जी को देखेंगे और जो आपके बगल में होंगी वो देखेंगी हीरो को, हीरो ओब्लिक विलेन। ओके, तो पद्मावत की 2 टिकट, एक टिकट 300 रुपए की, तो 600। बहुत ही बढ़िया, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो ये हमारा खर्चा हो गया था। अब हम ये कह रहे हैं कि कॉस्ट शीट क्या है, इस चीज को रिटर्न में लिख लो यार। रोज 200, चॉकलेट 200, पद्मावत 600, ये हो गई कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब क्या है कि जो भी खर्चा हुआ उस चीज को रिटर्न में लिख लेना, वो होता है कॉस्ट शीट। लेकिन
कॉस्ट शीट पर जाने से पहले आपको कॉस्ट शीट की एक झलक दिखला देता हूं। कॉस्ट शीट कैसी दिखती है। कॉस्ट शीट पेज नंबर 2, ये देखेंगे, बस देखने की होती है कुछ कॉस्ट शीट। ये देखो, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, फॉर्मेट होता है कुछ ऐसी शीट। मैंने क्या कहा था, स्टेटमेंट। अब डेबिट क्रेडिट अपने दिमाग से निकाल दो। सब्जेक्ट के नाम में चाहे अकाउंटिंग है, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट वाली अकाउंटिंग नहीं है। ये देखिए, कहीं डेबिट क्रेडिट किसी प्रकार का नहीं है। एक स्टेटमेंट है जहां पर ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। बीच में कुछ पॉइंटर आ रहे हैं, कुछ बोल्ड में चीजें आपको दिखेंगी, कुछ ग्रे स्केल है। प्राइम कॉस्ट लिखा है 1 + 2 + 3, फिर ये 4 + 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं। क्या है भूल जाइए, याद नहीं रखना अभी। कि देखिए, कुछ एक ऐसी कॉस्ट शीट होती है जिसमें मैंने कहा कि हम खर्चों को लिखना चाहते हैं। खर्चे कौन से, आपको क्या क्या खर्चे सिखाए थोड़ी पहले चैप्टर के नाम में। मटेरियल, लेबर, ये देखो मटेरियल दिखेगा, बस इतना ही देखना। एक मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है, एक ओवरहेड वर्ड दिखाया था, ओवरहेड, एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस नहीं, अपने आप नहीं देखने, जो मैं दिखा रहा हूं बस वो देखने। ओके, तो इस तरह की हमने चीजें देखी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, बेहद, ये मैंने आपको दिखाया, जो आपके पास नोट्स हैं वहां भी होगा, ये चैप्टर पेज नंबर 2 पर। और फिर से पेज नंबर 3 पर एक बार फिर से आपके सामने फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट लिखा गया है। अब ये क्या चक्कर है, 2 बार फॉर्मेट कैसे डाल दिया, ये गलती क्या है। क्या गलती से लिख दिया या जानबूझकर ये किया गया। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट 2 बार, इसमें भी तो वही दिख रहा है, मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है, तो ये 2 बार कॉस्ट शीट क्यों हो गई। तो जरा ध्यान से गौर से मेरी बात को सुन लें। कॉस्ट शीट में आपके इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में की है अमेंडमेंट। ओल्ड सिलेबस में जो बच्चे थे उनको कॉस्ट शीट कौन सी थी, जो आपको कुछ सेकंड पहले दिखाई, ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है नया, जो आप बच्चों के सिलेबस में डाला गया। इंस्टीट्यूट ने ये कैसे किया, पूरे भारत में तो पुरानी कॉस्ट शीट ही चल रही है, तो ये स्टेप कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, और इसकी इंप्लीकेशन क्या है। क्या हमें अब पुरानी कॉस्ट शीट नहीं पढ़नी है, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट ने, सुनिएगा, इंस्टीट्यूट कई बार या बहुत बार बहुत सी गलतियां करता है। इंस्टीट्यूट बहुत सी बार बहुत सी गलतियां करता है। हो सकता है आपके पास भी जो स्टडी मटेरियल आएंगे उनमें काफी मिस्टेक्स आपको मिलेंगी। इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है कि चीजों को ठीक बनाए, बट कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। एक बड़ी गलती है या क्या है, मैं आपको बता दूं। अब माइंड में यह आता है कि जब नया फॉर्मेट ही आ गया तो यार पुराना क्यों डाल दिया तुमने नया पढ़ाओ, पुराने का क्या करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, कॉस्ट शीट इज द चैप्टर विच फॉर्म्स द बेसिक फॉर ऑल द अदर चैप्टर्स। आपके सिलेबस में आगे जाकर कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जहां पर आपको वापस से कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पहला चैप्टर कॉस्ट शीट के अंदर तो डाल दिया नया फॉर्मेट, यानी कि ये वाला फॉर्मेट, लेकिन जो आगे चैप्टर है जिसके अंदर कॉस्ट शीट बनेगी वहां पर रख दी पुरानी कॉस्ट शीट। और इसका कोई क्लैरिफिकेशन अब तक नहीं दिया कि क्या करना है। तो हमारा मई 2018 में जो पेपर है वो वाला बैच भी खत्म हुआ लास्ट ईयर नवंबर में। तो उन बच्चों को भी हमने 2 कॉस्ट शीट सिखाई है, एक पुरानी कॉस्ट शीट और एक नई कॉस्ट शीट। क्योंकि अगर खाली कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आया तो आपको नई कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आया उस चैप्टर में, किस चैप्टर में, आपको जब लिस्ट बनवाई, चैप्टर लिखवाया था रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, तो उस चैप्टर में भी कॉस्ट शीट बनती है। लेकिन उस चैप्टर में जो कॉस्ट शीट इंस्टीट्यूट ने बनाई है वो कॉस्ट शीट कौन सी है, वो ओल्ड वाली कॉस्ट शीट है, वो पुराने वाली कॉस्ट शीट है। सिमिलरली ग्रुप 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पेपर नंबर 8 जब पढ़ेंगे, एक चैप्टर होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उस चैप्टर के अंदर भी कॉस्ट शीट बनती है। वो कॉस्ट शीट कौन सी है, फिर से पुरानी कॉस्ट शीट इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर दी है। यानी कि बहुत से लोग आपको ऐसा मिलेंगे, अरे तुम्हारे टीचर ने पुरानी पढ़ा दी, या तुम्हें खुद लगेगा अरे यार उधर तो नहीं पढ़ाई गई, पुरानी तो नहीं पढ़ाई, सिर्फ न्यू वाली पढ़ाई गई। तो याद रखना, दोनों कॉस्ट शीट आपको आनी चाहिए। और आपको जो क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं दोनों के ही दिए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम पुरानी कॉस्ट शीट से करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम न्यू कॉस्ट शीट से करेंगे। हमें दोनों ही अच्छे से आनी चाहिए, राइट। अभी बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, सिर्फ थोड़े से चेंजेस हैं, इसलिए मैं न्यू कॉस्ट शीट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। पहले तो हम ओल्ड को बेस बनाते हुए चलेंगे, बिकॉज ओल्ड ऐसी है जो ज्यादा जगह यूज हो रही है। ओके, एंड कॉस्ट शीट का मैंने क्या देखा, हमने ग्राफ में देखा कॉस्ट शीट का अलग से क्वेश्चन बहुत पॉपुलर नहीं है। तो कॉस्ट शीट का अलग से क्वेश्चन आने का चांस कम है, लेकिन कॉस्ट शीट दूसरे चैप्टर्स में यूज होती है। और वो कौन सी यूज हो रही है, ओल्ड कॉस्ट शीट। तो पहले ओल्ड वाली कॉस्ट शीट सीखेंगे आराम से, ठीक है, उसके बाद मैं न्यू वाली आपको सिखाऊंगा, ठीक है। दोनों ही कॉस्ट शीट सीखनी है बहुत ही अच्छे से, 100% क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ जाएगी, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। तो आइए
कॉस्ट शीट समझने से पहले कुछ उसके अंदर वर्ड्स हैं, उनको हमें समझना होगा। ये क्लैरिटी अगर आ गई तो कॉस्ट शीट आसान रहेगा। तो कॉस्ट शीट समझने से पहले ये जो कॉस्ट है इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। शीट तो कुछ नहीं, शीट का मतलब तो स्टेटमेंट है। कॉस्ट के अंदर बात करते हैं, कॉस्ट इज हैविंग 3 कंपोनेंट्स। बी वेरी अटेंटिव, मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। ये बहुत सी जगह गलत हो जाती है चीज, टीचर लिख देते हैं ओवरहेड, दैट इज रॉन्ग। कॉस्ट इज हैविंग 3 कंपोनेंट्स। क्या मतलब क्या इसका 3 कंपोनेंट्स? कोई भी काम, अच्छा याद रखना, आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द सर्विस सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। सर्विस सेक्टर के लिए चैप्टर नंबर 15 सर्विस कॉस्टिंग, उसके अलावा सर्विस की बात नहीं कर रही। माइंड में हमेशा क्या चलेगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, बड़ी सी फैक्ट्री है, प्रोसेसिंग हो रही है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत सारे वर्कर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग डिपार्टमेंट है, सेल करने का अलग डिपार्टमेंट है, परचेज का अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, एचआर का अलग डिपार्टमेंट है, और बाद में फिनिश गुड्स बनाकर आप उसको सेल कर रहे हैं। ओके, सो हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़े लेवल पर हो, बात मैन्युफैक्चरिंग की ही होगी। तो मैंने आपके सामने 3 चीजें लिख दी, मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो हम कह रहे हैं कुल मिलाकर भाई 3 ही टाइप के खर्चे होंगे, या ऐसे कह लो कि खर्चे जितने मर्जी टाइप के हो, हमें उसको 3 ही भाग में समेटना होगा। या तो वो खर्चा होगा मटीरियल, या वो खर्चा होगा लेबर, तीसरे का नाम रख दिया एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या? एक्सपेंस मींस एनी एक्सपेंस अदर देन मटीरियल एंड लेबर। मटीरियल और लेबर के अलावा कोई भी चीज बच गई उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोला जाएगा। जैसे कि रेंट ऑफ द फैक्ट्री, क्या रेंट मटीरियल है? क्या रेंट लेबर है? ना, मतलब ये क्या बन गया? ये तीसरी कैटेगरी में मेरे आ जाएगा एक्सपेंस में। ठीक है ना? अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो मटीरियल का मतलब हम जानते हैं कोई भी गुड्स एक्सेट्रा जो यूज होंगे। लेबर का मतलब सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो हम अवेल करेंगे, और इन दोनों के अलावा जो पॉइंट बच गया उसको कह दिया एक्सपेंस। अब इनके अंदर 2 कंपोनेंट और होंगे, वो हमें अच्छे से समझने हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सिमिलरली लेबर में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सपेंस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, ये हमें समझना है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता जाऊंगा साथ साथ, सो दैट इट बिकम्स वेरी क्लियर टू अस। सबसे पहले हमारे सामने आ गया है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट वर्ड यूज कब होगा? चाहे मटेरियल के साथ हो, चाहे लेबर के साथ, या एक्सपेंस के साथ। डायरेक्ट का मतलब क्या है? जब भी हम किसी खर्चे के साथ डायरेक्ट लगा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि यह खर्चा पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई हो सकता है। पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई हो सकता है। सैमसंग कंपनी ने फोन बनाया, एक फोन को बनाने, हर फोन में टच स्क्रीन लग रही है, एक फोन को बनाने के लिए कितने रुपए की टच स्क्रीन लग रही है? अगर मुझे पता चल जाए कि हां एक फोन को बनाने में टच स्क्रीन लगती है जो कि इतने रुपए की है, तो ये खर्चा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट, क्योंकि ये पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डायरेक्ट का मतलब सिखा रहा था, अब डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। सो एनी मटेरियल which can be identified on per unit basis is called as the direct material। कोई भी ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्ट को बनाने में यूज हुआ, एंड वो मटेरियल अगर पर यूनिट बेस पर पता चल जाए, जैसे कि फिर से सेम एग्जांपल, अगर मैं कह दूं एक फोन को बनाने के लिए 10,000 रुपए की टच स्क्रीन लग रही है, तो ये मटेरियल हो गया है डायरेक्ट मटेरियल। एक फोन को बनाने के लिए बैटरी लग रही है, और ये जो बैटरी है मान लेते हैं 500 रुपए की है, तो ये बैटरी क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई एम हैविंग दिस कैलकुलेटर। ठीक है जी, दिस इज द कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर में डिस्प्ले है। डिस्प्ले हमें पता है कि हर कैलकुलेटर बनाने के लिए डिस्प्ले तो लगेगा ही लगेगा, और एक डिस्प्ले मान लेते हैं 20 रुपए का है, तो ये 20 रुपए की जो कॉस्ट है पर कैलकुलेटर, ये क्या कॉस्ट हो गई? डायरेक्ट मटेरियल। क्या मेरी बात समझे? किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी मटेरियल लग रहे हैं, अगर उनमें से ऐसे मटेरियल हैं जो कि एक यूनिट के लिए आइडेंटिफाई हो सकते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल।
चलिए अब आते हैं इन डायरेक्ट मटेरियल पर। तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्लियर तो हो गया होगा माइंड में, एग्जांपल चाहे माइंड में नहीं है कि ऐसा मटेरियल जो पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई ना हो सके। वापस सेम कंपनी, सैमसंग कंपनी, मोबाइल बन रहे, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होंगी जहां से काफी सारे कंपोनेंट्स बनकर निकल रहे होंगे। अब मशीन को चलने के लिए ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग की जरूरत होती है। जैसे कि हम लोग व्हीकल यूज करते हैं तो कुछ महीने के बाद सर्विस करवाते हैं तो उसका ऑयल एक्सेट्रा चेंज किया जाता है। सिमिलरली मशीनों को चलाने के लिए भी तो ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग की जरूरत होती है। तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हमने क्या किया, इतने बड़े बड़े ऑयल एंड ग्रीस के डब्बे ले आए और हम क्या करते हैं, हर रोज एक वर्कर की ड्यूटी लगा दी क्योंकि मशीन बहुत ज्यादा चल रही है। हमने कहा रोज रात को तूने क्या करना है, मशीन में ऑयल और ग्रीस लगा देने सो दैट मशीन इजीली स्मूथ फंक्शनिंग करती रहे। क्या ये मटेरियल है? मटेरियल मींस एनीथिंग जो फिजिकल फॉर्म में है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले आई गई। ऑयलिंग ग्रीसिंग बिल्कुल मटेरियल है, ये तो मटेरियल है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं एक फोन को बनाने के लिए कितने रुपए की ग्रीस लगी? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू से कि एक फोन को बनाने के लिए कितने रुपए का ऑयल लग रहा है। कनेक्शन कितना रिमोट है, मटेरियल कहां ही लग रहा है, मशीन के अंदर। फोन के साथ तो डायरेक्टली कोई लेना देना ही नहीं है। ये कैसा मटेरियल हो गया? इन डायरेक्ट मटेरियल। तो ऐसा मटेरियल जिसका कि पर यूनिट से कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो मटेरियल है, खर्चा है मटेरियल का, तो वो मटेरियल कौन सा हो गया? इन डायरेक्ट मटेरियल। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेबर। लेबर का मतलब ऑल द वर्क फोर्स। लेबर मीन्स ऑल द वर्क फोर्स विच इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट लेबर का मतलब माइंड में आ गया होगा, डायरेक्ट लेबर मीन्स ऐसी लेबर जिसका खर्चा पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई हो जाए। अब जहां ये कंपोनेंट बन रहा है, जहां ये मोबाइल बन रहा है, काफी सारी मशीन रखी है। एक मशीन से टच स्क्रीन बनकर निकल रही है, एक मशीन से बैटरी, एक मशीन से बैक पैनल, एक मशीन से अंदर की चिप्स एक्सेट्रा बनकर निकल रही है। काफी सारी चीजें, फिंगरप्रिंट सेंसर आने लगे आजकल, तो फिंगरप्रिंट सेंसर निकल रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मान लेते हैं 10 मशीन है, 10 मशीन से 10 डिफरेंट चीजें निकल कर आ रही हैं और हमने वर्कर बिठा दिया। हमने वर्कर को बोला रामू को कि तूने क्या करना, 10 की 10 मशीन से जो सामान निकल रहा है इकट्ठा करना है और असेंबल कर देना है, फोन बना देना, सिर्फ असेंबल करना है। और एक फोन को असेंबल करने के हम तुझे 100 रुपए देंगे एक फोन को, यानी कि पर यूनिट बेस पर हम तुम्हें खर्चा कितना देंगे। ये किसको दे रहा हूं? ये मटेरियल का खर्चा नहीं है, ये लेबर का खर्चा है कि हम रामू तुझे 100 रुपए देंगे। तो ये खर्चा कौन सा हो गया? डायरेक्ट लेबर। द लेबर विच कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन पर यूनिट बेसिस, उसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर। क्लियर है? उसके बाद आता है इन डायरेक्ट लेबर। इंग्लिश तो क्लियर है, द लेबर विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ऑन पर यूनिट बेसिस। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप भी पहुंच गए, आप में से कोई सैमसंग कंपनी में पहुंच गया, यू आर वर्किंग देयर, सैलरी मिल रही है अच्छी खासी, लेट्स से 2 लाख रुपीज पर मंथ। अब आपको भी सैलरी मिल रही है, क्या आप लेबर हैं? देखो मन तो नहीं करता कहने का, लेकिन हां मैंने क्या कहा, लेबर मींस ऑल दी वर्क फोर्स विच इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ना चाहते हुए इस चैप्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें भी लेबर माना जाता है। हाँ ऐसा कह सकते हैं, जो पहले एग्जांपल लिया वो अनस्किल्ड लेबर थी, हम कौन से लेबर है? स्किल्ड। एक बच्चे ने कहा था सर सुपर स्किल्ड, ऐसा भी नहीं, बस स्किल्ड। स्किल्ड लेबर, तो हम हो गए स्किल्ड लेबर। वो कौन थी? अनस्किल्ड लेबर। हमें सैलरी मिल रही है 2 लाख रुपए पर मंथ। क्या मैं कह सकता हूं एक फोन बनाने की कितनी सैलरी है? अरे यार, अगर किसी पर्टिकुलर महीने तुम्हारे फोन ना बिके, तुम्हारी प्रोडक्शन रुक जाए, तुम ये थोड़ी कहो कि सैलरी मत लो, मैं तो अपना काम करने की सैलरी लेता हूं, मेरी तो सैलरी फिक्स है। प्रोडक्शन कितने मोबाइल की होती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इनडायरेक्ट लेबर मींस ऐसी लेबर को पैसा देना जिनका पर यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी हो गई, इंजीनियर की सैलरी हो गई, आप सबकी सैलरी फॉल करेगी इन द इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर है वाली बात भी? लास्ट में आते हैं बेटा एक्सपेंस। एक्सपेंस के अंदर वापस से देयर आर 2 पॉइंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कोई भी ऐसा खर्चा जो मटेरियल और लेबर के अलावा हो जाए वो हमने कहा एक्सपेंस होगा, जिसके अंदर देयर कैन बी आइदर द डायरेक्ट एक्सपेंस और द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट कौन सा होगा? वापस से वही कि जो पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई हो जाए, और जो पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई ना हो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ध्यान से सुनना, अब यहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कर लिया, लेकिन जैसे आप लास्ट वाले पॉइंट पर पहुंचते हो, यहां पर जितने भी खर्चे माइंड में अक्सर आते हैं सभी इनडायरेक्ट होते हैं। एग्जाम में भी या जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉस्ट शीट करने के भी, वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत ही रेयर पॉइंट होता है। तो पहले मैं आपको इनडायरेक्ट वाले बता देता हूं, फिर डायरेक्ट के हम छोटे से एक एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। अगर मैं कह दूं रेंट ऑफ द फैक्ट्री, ये क्या हो गया?
रेंट ना, तो पहले तो ये देखना जब भी कोई खर्चा सामने, क्या ये मटेरियल है ना, रेंट तो मटेरियल नहीं है। क्या ये लेबर है? जी नहीं, लेबर भी नहीं है, लेकिन ये खर्चा तो है, तो ये लास्ट वाले पॉइंट में फॉल कर गया एक्सपेंस में। फिर ये सोचेंगे क्या ये पर यूनिट पर आइडेंटिफाई हो सकता है? नहीं, रेंट का तो पर यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जिस पर्सन से फैक्ट्री ली है रेंट पर, उसको तो रेंट देना पड़ेगा ना महीने के अंत में। लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या मैं कितने मोबाइल बनाता हूं उससे कोई बिजली के बिल का लेना देना है? नहीं है। वर्कर खड़े हैं, पंखा चल रहा है, लाइट ऑन है भाई, तो पैसा तो आपको देना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ खर्चे जो कि ना मटेरियल है ना लेबर है, ये क्या होंगे? लास्ट स्लैब में फॉल करेंगे, और लास्ट में भी कहां? इन डायरेक्ट में फॉल करेंगे। मैं डायरेक्ट का आपको बहुत ही बेहतरीन एक एग्जांपल देता हूं। तो आजकल मोबाइल फोन बहुत ज्यादा चलन में है। आजकल तो मोबाइल फोन हर किसी के पास है, ठीक है ना। किसी जब मोबाइल फोन कई बार बजता है तो ये सोचने की जरूरत है किसका बज रहा है, हर किसी के पास। यू आर इन रिक्शा, यू आर इन ऑटो, कहीं भी मोबाइल बजता है, हमें लगता है हमारा, लेकिन उनके पास भी होता है, फिर दोबारा बजता है, पता है उनके पास एक और मोबाइल रखा हुआ है। तो मोबाइल तो ऐसी चीज है जो पहले ऐसा लगता था हर किसी के पास होना जरूरी है, आजकल तो हर किसी के पास दो दो मोबाइल भी हैं, राइट। तो मेरा भी मन कर गया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, क्यों ना मैं भी अपनी मोबाइल की कंपनी खोल लूं। तो सैमसंग कंपनी का जो फोन जिस फीचर के साथ 30,000 रुपए का था, मैंने कहा इसको 30,000 की कॉस्ट नहीं लिखती तो पागल बना रहे हैं यार। तो मैंने भी अपनी फैक्ट्री डाल दी, सेम फोन जो 30,000 का है, सेम फीचर के साथ, गोरिल्ला ग्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी रैम, इतनी रोम, इतनी मेमोरी, सब कुछ निकाल दिया, 10,000 रुपए। मैंने कहा फेल कर दूंगा सैमसंग को, आग लगा दूंगा मार्केट में। निकाल दिया फोन, सब जगह पहुंचा दिया मार्केट में, लोन उठा लिया पता नहीं कितने करोड़ का प्रोडक्ट। अब आपके पास पैसे कहीं से आ गए, आपका मन क्या फोन लेने का, आप पहुंच गए मोबाइल मार्केट, आप कहते भैया फोन दिखाओ अच्छा सा जिसमें ये वाली फीचर्स हो। वो कहता कौन सा? आप कहते अच्छा सा फोन दिखाओ। उसने आपको फोन दिखाया कौन सा? जो मैंने लॉन्च किया। मैंने नाम क्या रखा? राजा रानी। राजा रानी बहुत सही फोन है, तो इट गिव्स अ किंग फीलिंग, क्वीन फीलिंग, मैंने नाम रख दिया राजा रानी। तो उसने आपको दिखाई, देखिए मैम नया फोन है मार्केट में, राजा रानी। अब कहते क्या पागल बना रहा है, फेंक के मारा, मेरे को ब्रांडेड फोन दिखाओ। वो कहता मैम सेम फीचर है, देखिए तो चला चला के दिखा रहे हैं। आप कह रहे नहीं फेंक दो इसको, मेरे को अच्छा फोन दिखाओ। क्या? सैमसंग दिखाओ, है कुछ अच्छा फोन दिखाओ यार, एमआई दिखाओ। आजकल ये ओप्पो वीवो चल रहा है, इनका ही बहुत चलन में है, ओप्पो है, वीवो है, अच्छी अच्छी फोटोज खींचते हैं वो फोन, ठीक है जी। अभी हमारी एक रिसेंटली बैच के साथ पार्टी हुई थी, तो मैं तो उन सभी फोटो में गोरा आ रहा था, जितने भी ओप्पो और वीवो से खींची, तो मैं बहुत खुश हूं। उसके बाद एक एप्पल बोले तो हाँ आईफोन का बात कर रहा हूं, तो आईफोन का फोन हो गया। आप कहते ब्रांडेड दिखाओ। आपने सेम फोन मेरे वाला 30,000 रुपए में सैमसंग कंपनी का खरीद लिया, और मेरी फीचर सेम थी उसके अंदर। तो शॉपकीपर मेरे को कहता है अरे साहब तुम्हारा फोन कोई नहीं खरीदता, ये क्या राजा रानी लगा रखा तुमने। मैंने कहा फीचर सेम है, तुम यूज करके देखो। कह रहा मेरे को पता है, मैं भी ये यूज करता हूं, लेकिन कस्टमर नहीं करता, उसको क्या चाहिए? ब्रांड। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा चलो यार सैमसंग कंपनी जाते हैं, जरा पूछताछ करते हैं। तो मैं सैमसंग कंपनी पहुंच गया सीईओ के पास। मैंने कहा तुम्हारा फोन हर कोई खरीद रहा है, मेरा कोई नहीं खरीद रहा, चक्कर क्या है? तो उसने मेरे को सरप्राइज कर दिया, उसके हाथ में भी राजा रानी, कह रहा ब्यूटीफुल फोन यू सी। मैंने कहा यार तुम भी मेरा फोन यूज करो, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। कह रहे बात ही बात है, तुम्हारा फोन जबरदस्त बहुत है। मैंने कहा मेरा फोन मार्केट में कोई क्यों नहीं खरीदता? कह रहा हमारे फोन के ऊपर सैमसंग लिखा है, लोग सैमसंग को जानते हैं, लोग राजा रानी को नहीं जानते। मैंने कहा यार मेरे को भी कह दो, मैं लिख लूं सैमसंग, मैं भी सैमसंग लिखकर भेज दूं, फिर तो मेरा फोन भी। कह रहे ऐसे थोड़ी सैमसंग लिख लोगे यार। मैंने कहा क्या लगेगा ये बोलो। कह रहा लिख लो सैमसंग, हर फोन के 10,000 रुपए हमें दे देना, लिख लो सैमसंग। अब जब मैं सैमसंग लिख लूंगा, राजा रानी निकाल दूंगा, और आप शॉप में जाएंगे, क्या आपको यह पता भी है जिस फोन के ऊपर सैमसंग लिखा है वो मैंने बनाया या सैमसंग कंपनी ने? ना, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? सैमसंग। सैमसंग देखा, खरीद लिया। अब मेरा वही फोन जो 10,000 का मैंने बनाया था, अब मैं कितने में बेचूंगा? 20,000 में, क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई 10,000 की। सेम फोन में 20 में बेच रहा हूं, और मेरा पूरा कॉस्ट प्रॉफिट सब निकल गया 10,000 में। और 10,000 किसके लिए दे रहा हूं? सैमसंग लिखने के। क्यों? क्योंकि सैमसंग एक ब्रांड है, जब तक ब्रांड नहीं होगा प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला। अब मैंने ये जो 10,000 रुपए दिए, क्या ये पर यूनिट दिए? यस, पर यूनिट बेस पर मेरा एक खर्चा हो गया 10,000 रुपए का। क्या ये मैंने मटेरियल का खर्चा दिया? क्या ये लेबर का दिया? ना, ये किसका दिया? रॉयल्टी। रॉयल्टी टू यूज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो ये कौन सा खर्चा बनेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन ना तो ये है मटेरियल और ना ही ये है लेबर, तो ये हमारी लास्ट स्लैब में पहुंच गया। और लास्ट स्लैब में पहुंचने के बाद अगर कोई खर्चा पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई हो जाए, उसे क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई ना हो पाता तो इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या मेरी बात को समझ गए हैं?
तो विद एग्जांपल ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का बिल्कुल बेस है। अगर आप इसमें देखें आपको ये दिखेगा डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। बस एक जाते जाते छोटी सी झलक आपको दिखलाना चाह रहा हूं सो दैट कुछ क्लैरिटी हमारे माइंड में आ जाए इस बात को लेकर। ये देखिए, ये जो हमारा ओल्ड फॉर्मेट था, ओल्ड फॉर्मेट, ये जो इस पेज पर है दिस इज ओल्ड फॉर्मेट। आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इसलिए इनको जानना जरूरी है। अभी तो सिंपल इसी का मतलब क्या, कल ये सीखेंगे कि इनको पहले क्यों रखा जाता है, बाकी चीजें कहां गई जो इनडायरेक्ट थे। और इवन अगर आप न्यू कॉस्ट शीट में देखें, ये न्यू कॉस्ट शीट है, अरे इतनी चीज तो सेम है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसलिए इन चीजों को जानना जरूरी है बिकॉज दीज आर बेसिक ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बेसिक ऑफ द चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉस्ट शीट। ठीक है, इस चीज को हम नोट करेंगे कल ही, अभी आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहे, ये कल आराम से मैं नोट करवाऊंगा आपको। और कल आते ही सबसे पहला काम होगा कॉस्ट शीट को समझना। जाते थे बस इतनी बात कह दूं कि कॉस्ट शीट को समझना अपने आप में एक कला है। मैं कम से कम आधे से पौना घंटा कॉस्ट शीट के ऊपर लेने वाला हूं समझाने में, हर पॉइंट की बात करेंगे और उसके बाद नोटिंग करेंगे। तो कल का लेक्चर डेडिकेटेड होगा कॉस्ट शीट को। कोई भी बच्चा एब्सेंट होने की कोशिश ना करना, अगर कल का लेक्चर मिस हुआ तो अगले 7-8 जाएंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। टीचर 5-10 मिनट में भी करा सकते हैं उस चीज को, बट मैं चाह रहा हूं कि 100% क्लैरिटी के साथ करेंगे, तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है जी, विद दिस वी टेक द लीव, सी यू ऑल टुमारो, ऑल द बेस्ट फॉर द डे।